गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। का लास्ट क्लास में हमने एनर्जी लाइन, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन और चैनल बेड के बारे में पढ़ा था। तो मैंने बताया था माउंटेन का एग्जांपल देके कि डेटम से जो हाइट होता है उसकी वजह से जो एनर्जी जनरेट होती है उसका क्या मतलब है। फिर हमने डिस्कस किया था कि वाटर सरफेस में मीन्स वाटर डेप्थ जो है उसका क्या, उसकी वजह से क्या हाइड्रोलिक एनर्जी फ्लो में होती है। प्लस उसके बाद हमने वेलोसिटी ऑफ फ्लो की वजह से, काइनेटिक एनर्जी के वजह से बेसिकली जो जनरेट होता है उसके वजह से क्या एनर्जी हमारे पास जनरेटेड है। फिर हमने बोला था कि किसी भी नेचुरल फ्लो में, किसी भी नेचुरल फ्लो में, इवन मैकेनाइज्ड फ्लो में भी, मीन्स पाइप फ्लो में भी आप क्या देखोगे, जो आपका जहाँ से सेक्शन से स्टार्ट किया आपने, जिस सेक्शन से फ्लो स्टार्ट हुई उस सेक्शन से कुछ दूर आगे चल के जब हम ये एस्टिमेट करते हैं कि हमारी एनर्जी में क्या चेंज है और एनर्जी में क्या चेंज है, फ्लो में क्या चेंज है, तो हम ये पाते हैं कि फ्रिक्शनल लॉस हमें देखने को मिलता है जब हम एक चैनल से दूसरे चैनल की ओर ट्रांजिशन करते हैं। तो वो चीज़ हमने हेड लॉस के टर्म्स में आपको बताया था कि जब सेक्शन 1 से सेक्शन 2 को हम कंपेयर करेंगे तो हमें एक HL हेड लॉस मिलेगा जो एक्चुअल सिनारियो है। आइडियलाइज सिनारियो में हम मानते हैं कि कोई फ्रिक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जो कि आप फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते थे, बट इन रियलिटी वी डू हैव हाइड्रोलिक लॉसेस इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोलिक लॉस एज द वाटर हेड, एंड वी नीड टू कंसीडर दिस for an exact analysis. And in case of open channel flow, we will be assuming, we will be moving through the exact head loss thing, because that's important for us to do the calculation further and determine the demand and other factors. Okay, so energy equation in open channel flow, how do we define that? So मैंने अभी आपको एनर्जी इक्वेशन जो दिखाया उसमें क्या था आपका कि सबसे पहले एक डेप्थ है, डेटम हेड के ऊपर एक डेप्थ है, वाटर फ्लो का डेप्थ है और काइनेटिक एनर्जी का है। तो पर यूनिट विड्थ ऑफ सेक्शन में अगर हम डिफाइन करेंगे टोटल एनर्जी को तो क्या होगा, H इज टोटल हेड इज इक्वल टू Z प्लस वाई प्लस वी स्क्वायर बाय 2G। तो Z हो गया डेटम से कितना हाइट है, Y हो गया वाटर, Z को देखो बेड एलिवेशन बोलते हैं, मीन्स जो डेटम माने हो उससे कितनी हाइट पे है, y इक्वल टू फ्लो डेप्थ हो गया और v स्क्वायर बाय 2g जो है वेलोसिटी हेड हो गया। अब अगर मैथमेटिकली जिस चीज़ को अभी जो मैंने आपको डायग्राम से समझा, स्कीमेटिक डायग्राम से बताया हेड लॉस का, तो उस हेड लॉस को अगर हम मैथमेटिकली समझे तो क्या हो जाएगा। तो अगर सेक्शन 1 पे एनर्जी हम लोग समझने की प्रयास करें तो सेक्शन 1 पे एनर्जी है Z1 प्लस Y1 प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G। ठीक है, ये हो गया आपका सेक्शन 1 पे। हमने बोला कि जब सेक्शन 1 से सेक्शन 2 की ओर पानी जा रहा है या फ्लो हो रहा है तो वहाँ पे हेड लॉस होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप देखो Z2 जो सेक्शन 2 की बात कर रहे हैं हम, तो Z2 प्लस Y2 प्लस V2 स्क्वायर बाय 2G। ठीक है, तो ये सेक्शन 2 की एनर्जी तब होनी चाहिए जब हेड लॉस नहीं हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में तो कुछ हेड लॉस हो रहा है, तो हेड लॉस भी वहाँ पे इंक्लूड होगा, तो वहाँ पे HL ऐड हो जाएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, जब मैं भी ये कोर्स जब मैंने अपने बैचलर्स में किया था तो मुझे हमेशा डाउट सा रहता था कि HL किस साइड जोड़ूँ। हो सकता है बहुत लोगों को ये चीज़ समझ आ जाती होगी, मुझे तो उस समय नहीं समझ आता था, तो मैं ये आपको अभी क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि फिर मैंने फिगर आउट कैसे किया था कि किस तरह उसको समझना है। तो आप एक बात देखो कि जब हमें पता है इंट्यूटिवली, लॉजिकली, कंसेप्ट वाइज कि सेक्शन 1 पे हमारा सबसे एनर्जी ज़्यादा है, और जैसे फ्लो आगे बढ़ते जाता है हमारे पूरे फ्लो के दौरान एनर्जी लॉस हो रहा होता है। तो हमें बड़े एनर्जी जो सेक्शन 1 पे बड़ी एनर्जी थी वो घट के सेक्शन 2 पे छोटी हो जाएगी। तो अगर हम इक्वेशन में इक्वल टू के साथ इक्वेशन लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे कि जो छोटी एनर्जी में है उसमें कुछ ऐड करेंगे तब जाके वो बड़ी एनर्जी के बराबर आ पाएगा। मतलब कि अगर हमें पता है कि सेक्शन 1 पे एनर्जी ज़्यादा है और सेक्शन 2 पे एनर्जी कम है, तो इक्वेशन लिखते समय जब हम LHS और RHS लिखेंगे
तो हमें क्या करना होगा, बड़ी एनर्जी में अगर तुम जोड़ दोगे तो वो तो ऑलरेडी बड़ी है, वो और ज़्यादा हो जाएगी। मतलब सेक्शन 1 में हमें कुछ नहीं जोड़ना है, सेक्शन 1 को एज इट इज छोड़ना है, सेक्शन 2 में HL का टर्म जोड़ देना है। या तो अगर इसको दूसरे एंड से समझे तो सेक्शन 1 पे जो एनर्जी है उसमें से अगर कुछ घटाएंगे तभी जाके वो सेक्शन 2 के बराबर होगा। तो दोनों में से कोई आप अडॉप्ट कर सकते हो, लेकिन दोनों में से एक ही चीज़ दिमाग में बना के रखना, क्योंकि अगर आप दोनों साइड से सोचोगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो मेरी मतलब जो मेरा रिकमेंडेशन होगा आपको, आप ऐसे सोचो कि सेक्शन 1 पे बड़ी एनर्जी है, सेक्शन 2 पे एनर्जी जाके छोटी हो जाती है क्योंकि बीच में कुछ कुछ घट रहा है, वो घटेगा ही। तो हमें किसके साथ HL जोड़ना है, हमें छोटी एनर्जी के साथ HL जोड़ेंगे तब जाके बड़ी एनर्जी के आसपास मतलब बड़ी एनर्जी के बराबर आ पाएगा वो। ठीक है, तो एक टर्म में सोचना, जैसे मैंने बोला अगर ऐसे सोचोगे तो अच्छा आएगा रहेगा। नहीं तो अदरवाइज क्या होता है कि हड़बड़ी में हम लोग HL गलत साइड लिख देते हैं और पूरा कैलकुलेशन ही उल्टा हो जाता है। ठीक है, अब एनर्जी कंपोनेंट एंड हाइड्रोलिक लाइंस। तो जो हमने एनर्जी कंपोनेंट, ऐसे मैंने आपको ऑलरेडी ये डायग्राम के थ्रू समझा दिया था कि तीन कौन से कंपोनेंट होते हैं एनर्जी के, बट लेट अस गो ऑन इट वंस अगेन। तो दो कौन सी एनर्जी है हमारे पास? हमारे पास है टोटल एनर्जी को हम किस टर्म्स में डिफाइन करते हैं? हम टोटल एनर्जी को डिफाइन करते हैं एलिवेशन हेड, प्रेशर हेड और वेलोसिटी हेड के टर्म्स में। एलिवेशन हेड क्या हुआ? जब मैं बोल रहा था कि डेटम से कितना ऊंचा है, तो किसी भी एलिवेशन जो वर्ड है उसका मतलब ये होता है कि आप किसी पॉइंट से कितने ऊंचे जगह पे हैं। ठीक है, एलिवेटेड, एलिवेटर लिफ्ट को हम लोग एलिवेटर भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो एलिवेटर मतलब क्या है कि आपको एलिवेट करता है, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे ले जाता है। तो एलिवेशन हेड को आप वहाँ से याद रखते हो कि डेटम के रेस्पेक्ट में कितने दूर आप कितना मतलब वाई एक्सिस में कितने ऊंचे हाइट पे आपको पहुंचाया गया या फ्लूइड है, तो वो एलिवेशन हेड हो गया। दूसरा जो वाटर का डेप्थ होता है, जो वाई दिखा रहे थे पिछले इसमें वाई का टर्म जो दिखा रहे थे यहाँ पे, ये जो आपका वाई का टर्म हम दिखा रहे हैं, ये क्या है? ये क्या है? फ्लूइड का जो फ्लो हो रहा है, उस फ्लूइड के फ्लो में जो वाटर का डेप्थ है वो एक्चुअली हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जनरेट करता है। अगर स्थिर है तो यहाँ पे तो फ्लो हो रहा है, लेकिन मान लो अगर स्थिर है तो वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जनरेट करता है। तो वो प्रेशर हेड कहाँ से आता है? जो वाटर का प्रेशर रो GH जो लिख देते हो, तो वो वाई के टर्म्स में दिखाया गया है। तो यहाँ रो GH इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये सारे हेड के टर्म्स में, मतलब कि हाइट ऑफ वाटर के टर्म्स में ऑलरेडी ये कन्वर्टेड है, और ऐसे ही स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। तो आपको भी ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ही यूज़ करना पड़ेगा। तो एलिवेशन हेड Z हो गया, प्रेशर हेड Y हो गया, और वेलोसिटी हेड तो इजी है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी से जनरेट होता है। तो काइनेटिक एनर्जी से जनरेट होने की वजह से उसमें वेलोसिटी का टर्म आएगा, और वेलोसिटी का टर्म आएगा तो वो आराम से पहचान लोगे कि वो वेलोसिटी हेड है। अब देखो इसमें दो टर्म है, EGL और HGL। EGL है एनर्जी ग्रेडियंट लाइन और HGL है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। इसको क्यों अंतर किया गया है? कल मैं जब आपको ये इक्वेशन दिखा रहा था तो मैंने बताया था कि आपको डेटम वाली जो एलिवेशन हेड या जो डेटम से के रेस्पेक्ट में जो हाइट है वो क्लियरली दिख जाता है। कैसे? मैंने बोला था कि अगर मान लो वैली जो जमीन है, जो नदी, नॉर्मल नदी बोला था, और पहाड़ के बारे में डिस्कस कर रहा था। तुम नदी के पास खड़े होकर अगर पहाड़ पे किसी फ्लो को देख रहे हो तो तुम पहले से ही जान रहे हो कि चलो नदी के रेस्पेक्ट में वो पहाड़ का फ्लो ही थोड़ा ऊंचा जा रहा है, तो वो एलिवेशन हेड Z हो गया। और जब तुम पहाड़ पे चढ़े तो वहाँ देखे कि वहाँ पे भी जो फ्लो का डेप्थ है, जो वाटर वहाँ पे फ्लो हो रही है, वो वाई डेप्थ का है। तो आपको पता चल गया कि सरफेस के टॉप पे मैक्सिमम मतलब टोटल सरफेस जो है वाटर का बेस लाइन से, नॉट फ्रॉम द ग्राउंड, बेस लाइन मतलब जहाँ से जितना डेप्थ ऑफ वाटर फ्लो हो रहा है वो वाई है। तो अगर आप डेटम के रेस्पेक्ट में खड़े होकर देखते हो तो आप माउंटेन की हाइट भी देख लेते हो, माउंटेन हाइट के बाद जो वाटर वाई डिस्टेंस का फ्लो हो रहा है वो भी देख लेते हो। तो अगर आप बेस पे जाके खड़े हो रहे हो, जो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, जैसे मान लो ये रिवर है, ये जो है आपका रिवर है और ये माउंटेन है, ठीक है। तो अगर ये माउंटेन है, ये हमारा मान लो बेस लाइन है, इसको मैंने डेटम बोल दिया, इसको मैंने
डेटम बोल दिया। और यहाँ पे कहीं पे माउंटेन में फ्लो हो रहा है, यहाँ पे वाई, देखो ये इमेजिनरी फिगर है, ऐसा एकदम ऐसे पहाड़ पे ऐसे पानी नहीं चलती, वहाँ पे थोड़ा सा ग्रूविंग होगा तो ही चल जाएगा, बट समझने के लिए समझो। तो ये डेटम है, ये वाई है। तो अगर आप यहाँ पे मान लो खड़े हो, तो आप क्या क्या देख पा रहे हो? देख पा रहे हो कि ये फ्लो जो हो रहा है ये पहले जेड हाइट पे ऑलरेडी है, और ये वाई हाइट का प्रेशर है। तो टोटल अगर यहाँ पे अगर आप एनर्जी देखोगे तो वो क्या है, जेड है, मतलब इसकी एनर्जी इस रेस्पेक्ट में, इसकी एनर्जी इसके रेस्पेक्ट में देखोगे, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, तो जेड प्लस वाई है। अब ये आपको क्लियरली विजिबल है, लेकिन वेलोसिटी आपको विजिबल नहीं है। वेलोसिटी की फ्लो हो रही है, आप टर्बुलेंस देख पा रहे हो, लेकिन एक्चुअली कोई वेलोसिटी की हाइट नहीं देख पा रहे हो। v² आपको दिख नहीं रहा है, वो एक्चुअली है। तो आप उसमें क्या होता है कि जो चीज़ जैसे आप देख पा रहे हो वो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन के टर्म्स में उसको रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन टोटल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी भी शामिल है। और जब हम काइनेटिक एनर्जी को शामिल करते हैं तो वो वेलोसिटी हेड के टर्म में शामिल होता है। और जब दोनों को हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन को के साथ अगर हम वेलोसिटी हेड को जोड़ देते हैं तो हमको टोटल या एनर्जी ग्रेडियंट लाइन मिलता है। तो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे दिया होता है कि आपको ये नहीं बताया होगा कि एलिवेशन हेड क्या है, प्रेशर हेड क्या है, आपको ऐसे बताया होगा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन लाइज 5 मीटर अबव द डेटम। तो आपको यहाँ समझ जाना है कि जब हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन ऐसे लिखा है 5 मीटर अबव द डेटम, तो इसका मतलब उसमें डेटम मतलब एलिवेशन हेड प्लस वाटर हेड दोनों शामिल है। तो क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाएगा कि in the given flow at a cross section the hydraulic gradient line lies 5 meter above the datum, and the velocity of flow is 2 meter per second, and at section 2 the energy gradient line lies at 10 meter. So could you 10 मीटर नहीं, वो तो मीन्स अब वो ज़्यादा नहीं हो सकता, तो मैं इसको ये चलो ऐसे एग्जांपल ही देके मैं आपको बताता हूँ। लेट अस इरेज दिस, ये समझ लोगे तो आसान होगा। ऐसा क्वेश्चन आता है, मैं क्वेश्चन जब कराऊंगा तो ऐसे क्वेश्चन करा दूंगा, बट लेट अस थिंक ऑफ इट राइट नाउ। तो उसमें बोला कि हमारे पास मान लो 2 मीटर का EGL दिया है, सॉरी 2 मीटर का HGL दिया है, और वेलोसिटी मान लो 10 दे दी, 10 स्क्वायर बाय 2g 10। तो g को मैंने 10 माना है यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और ये 2 मीटर, ये 5 मीटर, तो टोटल यहाँ पे 7 मीटर आ गया। हाँ, तो अब मैंने ये कैलकुलेशन आपको समझाने के लिए की कि अब क्वेश्चन कैसे दे सकता है। तो क्वेश्चन दे दिया कि एट सेक्शन 1 द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन लाइज एट 2 मीटर अबव द डेटम एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट दैट पर्टिकुलर टाइम इज 10 मीटर पर सेकेंड, and this is all about section 1. The flow moves from section 1 to section 2, and the section 2 is having an energy gradient line of 6 meter. At ये section 1 हो गया, and at section 2 we have EGL equal to 6 meter. So calculate the head loss. तो अगर आपको ये EGL और HGL हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन और एनर्जी ग्रेड लाइन का मतलब नहीं पता होगा तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, क्योंकि आप समझ ही नहीं पाओगे कि कौन सा टर्म क्या है। इसलिए ये एग्जांपल देके मैंने आपको ये समझाने का ट्राई किया कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन के टर्म्स में कभी क्वेश्चन दिया होता है, एनर्जी ग्रेड लाइन के उसमें दिया होता है टर्म्स में, और जब आप पढ़ोगे कि एनर्जी ग्रेडियंट लाइन और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन के बीच की डिफरेंस क्या है, तो वो डिफरेंस है आपका काइनेटिक एनर्जी, और वो वेलोसिटी हेड के टर्म्स में v²/2g के टर्म्स में आता है। और अगर पूछा जाए कि इन दो सेक्शंस के बीच में फ्लो में क्या एनर्जी लॉस हुआ, तो वो हेड लॉस हुआ HL। ठीक है, तो हमने कल भी ये चीज़ डिस्कस किया था, लेकिन एक बार समराइज कर देते हैं कि एनर्जी प्रिंसिपल और मोमेंटम प्रिंसिपल क्यों आता है। एनर्जी प्रिंसिपल आपका आता है एनर्जी कंजर्व करने के लिए, और मोमेंटम प्रिंसिपल हम लोग ऐसे पढ़ते हैं कि नेट फोर्स जो लग रहा है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के चेंज ऑफ मोमेंटम में आपको दिखता है। तो उसके लिए मैंने आपको इक्वेशंस भी कराया और वो रिलेट कराया था कि जो आप क्लास 12 में सॉलिड वाला फिजिक्स पर रहते, जैसे बॉल एक दूसरे से टकरा रहा है या
एक कार दूसरे कार से टकरा रही है, या कार या ट्रक का कॉलिजन है, या आदमी एक में भी समझो फुटबॉल से टकरा रहा है, तो उस समय ऐसे क्वेश्चंस आते थे, तो उसको मैंने फ्लूइड से रिलेट किया था। तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि उन दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलैरिटी है। तो जो हमारे पास दो फंडामेंटल टूल्स हैं, तो जो हमारे फंडामेंटल टूल्स हैं, उन फंडामेंटल टूल्स में ओपन चैनल एनालिसिस में दो चीज़ आती है, एनर्जी इक्वेशन और मोमेंटम इक्वेशन। एनर्जी इक्वेशन कहाँ यूज़ होता है? एनर्जी इक्वेशन यूज़ होता है ग्रेजुअली वेरिड फ्लो में, और एनर्जी इक्वेशन कहाँ यूज़ होता है? ग्रेजुअली वेरिड फ्लो में, वहाँ पे लॉसेस स्मॉल है। तो देखो, एनर्जी इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तब लगता है, मतलब सिंपल कहाँ है लगाना? सिंपल वहाँ लगाना है जहाँ पे हेड लॉस नहीं है। अगर हेड लॉस है तो आपको हर प्रोसेस पे हेड लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी तो बराबर हो नहीं सकती। वो एनर्जी अगर मान लो आपका एनर्जी इक्वेशन कहीं फ्रिक्शन लॉसेस हो रहे हैं, तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 की एनर्जी बराबर होगी नहीं। बराबर नहीं होगी तो हमें हेड लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एनर्जी इक्वेशन हम तब लगाते हैं जो जहाँ पे आप एक समझ सकते हो कि हेड लॉस बहुत कम है, तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। जैसे मान लो 5 मीटर का वाटर हेड है और लॉस 1 सेंटीमीटर ऑफ वाटर हेड हो रहा है, तो इग्नोर भी कर देते हैं उसको। तो वैसे केसेस में हम एनर्जी इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। और ये कब होता है? जनरली ग्रेजुअली वेरिड फ्लो में होता है। क्यों ग्रेजुअली वेरिड फ्लो में होता है? क्योंकि ग्रेजुअली वेरिड फ्लो में बहुत स्लो वाटर जा रही होती है, तो टर्बुलेंस नहीं है, या और भी किसी वॉल से कोई टक्कर नहीं है, कोई शियर स्ट्रेस नहीं है, चैनल में लॉस नहीं हो रहा है, स्लो सब चीज़ें हो रही है, तो उस केसेस में हम लोग एनर्जी इक्वेशन अप्लाई कर देते हैं। अब आपको जो क्वेश्चन आएंगे उसमें ऐसा नहीं होगा कि आपको बताया ऐसे लिख दिया जाएगा कि अप्लाई एनर्जी इक्वेशन और मोमेंटम इक्वेशन एज पर योर अंडरस्टैंडिंग। ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको क्वेश्चन में बता दिया जाएगा कि सेक्शन 1 में ये है, सेक्शन 2 में ये है। आप दिए गए इंफॉर्मेशन से इंटरप्रेट कर पाओगे कि आपको एनर्जी इक्वेशन लगाना है या मोमेंटम इक्वेशन लगाना है। हैविंग सेड दैट, मुझे ये भी मैं क्लेरिफाई कर देता हूँ कि अभी मैंने आपको इस पार्ट जो कल के क्लास में और आज के क्लास में पढ़ा रहा हूँ, इसका कोई न्यूमेरिकल अभी तक कराया नहीं है, बट इसके न्यूमेरिकल अभी आने वाले क्लास में आपको कराए जाएंगे। तो तब तक के लिए मैं जो ये न्यूमेरिकल्स की बात बता रहा हूँ वो सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, तो बाकी न्यूमेरिकल से कराया जाएगा तो चीज़ें और क्लियर होंगी। बट अभी भी वो चीज़ें जो मैं न्यूमेरिकल्स के रिलेटेड बोल रहा हूँ आप दिमाग में रखो, बिकॉज दैट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। व्हेन वी विल बी डूइंग द न्यूमेरिकल्स यू विल बी फाइंडिंग इट प्रेटी इजी टू अंडरस्टैंड द थिंग्स मच बेटर when we do those calculations, and you will be able to relate। आप उसको रिलेट कर पाओगे कि जो थ्योरी के समय जो चीज़ें हुई थी वो न्यूमेरिकल में कैसे लागू हो रही हैं। ठीक है, तो हमने पहला बोला एनर्जी इक्वेशन के बारे में, और बोला कि ग्रेजुअली वेरिड फ्लो में हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे। मोमेंटम इक्वेशन कहाँ इस्तेमाल होता है? मोमेंटम इक्वेशन इस्तेमाल होता है रैपिडली वेरिड फ्लो में और हाइड्रोलिक जंप एनालिसिस में। हाइड्रोलिक जंप के बारे में भी आपको कुछ नहीं पता है, बट यू रिमेंबर द फैक्ट दैट इट इज़ एसेंशियल फॉर हाइड्रोलिक जंप एनालिसिस। And you might be wondering why can't we use energy equation in rapidly varying flow? We can do that, हम लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बट वहाँ पे हमारा एनर्जी इक्वेशन रैपिडली वेरिंग फ्लो के साथ हम एनर्जी इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमारा प्रॉब्लम हो जाएगा हेड लॉस कैलकुलेट करना। ओके, और जब आप एनर्जी ग्रेजुअली वेरिड फ्लो में मोमेंटम इक्वेशन लगाने का ट्राई करोगे तो क्या होता है कि वो वहाँ पे एनर्जी लगाना आसान होता है क्योंकि एनर्जी कंजर्व होता है। देखो, हमारा हर केस में एनर्जी का कंजर्वेशन ईजी होता है। आप फिजिक्स में भी पढ़ रहे होगे तो सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी एट वन सिनारियो इज इक्वल टू द समेशन ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी एट अनदर सिनारियो करना हमारे लिए आसान होता था। But the problem is energy conservation principle cannot be applied very easily at all those locations. So if we are not able to apply the energy equation at any of those equations, then we switch on to the momentum equation. Momentum equation tells us that net force that you are applying will be visible in change of velocity of that particular solid object if we are talking about, and
and if we are talking about a section of fluid, it will be applicable to section of fluid as well. So the primary thing that I wanted to stress right now is there are two kind of equations. First is energy equation and second is momentum equation, and it depends which of these equation you need to apply based on the flow that you are having. So if you are having a gradually varied flow, we will be applying the energy equation, and when we are seeing the rapidly varied flow, then we will be applying the momentum equation. So ये सिनारियो है। और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि क्रिटिकल फ्लो में स्पेसिफिक एनर्जी भी मिनिमम होता है, स्पेसिफिक फोर्स भी मिनिमम होता है, और हाइड्रोलिक जंप जो है कॉन्जुगेट डेप्थ को रिलेट करता है यूजिंग मोमेंटम इक्वेशन। अभी आपको स्पेसिफिक एनर्जी मैंने बताया नहीं है, स्पेसिफिक फोर्स के बारे में मैं बता चुका हूँ। तो अब हम स्पेसिफिक एनर्जी के बारे में समझने का ट्राई करते हैं। तो स्पेसिफिक फोर्स में आपको याद होगा मैंने वो कंट्रोल वॉल्यूम लिया था, और पर यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड एज वेल एज पर यूनिट विड्थ ऑफ चैनल सेक्शन हमने स्पेसिफिक फोर्स का कैलकुलेशन किया था, उसका कुछ टर्म आया था। अब हमें स्पेसिफिक एनर्जी की बात करनी है। स्पेसिफिक एनर्जी को डिफाइन कैसे करते हैं? स्पेसिफिक एनर्जी इज डिफाइंड एज द टोटल एनर्जी एट अ सेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू चैनल बेड एज डेटम। तो अगर जब मैं आपको अभी पिछले स्लाइड्स में तो एनर्जी ग्रेड लाइन बता रहा था, तो उसमें क्या था, जेड प्लस वाई प्लस वी स्क्वायर बाई 2g। जेड हमारा एलिवेशन हेड था। तो स्पेसिफिक एनर्जी का डेफिनेशन कहता है कि अगर हम चैनल बेड को डेटा माने, मतलब हमारा एलिवेशन हेड 0 हो जाए, तो हम उससे जो एनर्जी ऑब्टेन आती है वो स्पेसिफिक एनर्जी है। अच्छा, क्यों लोग स्पेसिफिक एनर्जी की बात कर रहे होंगे? तो स्पेसिफिक एनर्जी की बात करने का तात्पर्य ये है कि देखो, डेटम तो आपका आप मान लो कि 5 आदमी को हमने एनालिसिस 5 आदमी को हमने एनालिसिस करने के लिए दिया, और 5 आदमी को एनालिसिस करने के लिए दिया ये चीज़, और अलग अलग जगह पे लोग एनालिसिस कर रहे हैं। तो दोनों 5 आदमी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा, सब अपना अपना सेपरेट एनालिसिस कर रहे हैं। तो अगर सब अपना सेपरेट एनालिसिस कर रहे हैं, तो वाटर का डेप्थ तो हर केस में बराबर होगा, हर केस में वो वाई ही नापेंगे। वेलोसिटी जो नापेंगे वो हर केस में वी जो वेलोसिटी है अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से सेम नापेंगे। लेकिन अगर वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, तो डेटम वो अपने मन से डिसाइड कर सकते हैं। तो मान लो एक इंजीनियर 1 ने या इवेलुएटर 1 ने डेटम रिवर टॉप को माना, जो मैं पिछले केसेस में एग्जांपल दे रहा था, उसने रिवर टॉप को डेटम मान लिया, तो वहाँ से जो एलिवेशन हेड है वो जेड हो गया। कोई आदमी था, उसे लगा नहीं रिवर टॉप नहीं, रिवर का जो बेड है, रिवर का जो जमीन है वहाँ पर से हम डेटम मानेंगे। तो उस केस में जेड की जगह वो 5z हो गया मान लो। तो डेटम अलग अलग आदमी अलग अलग सेट कर रहा है। तो उससे क्या होता है कि एनर्जी का जब भी टोटल एनर्जी की बात होती है, तो लोग एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएंगे, ऐसे में वैल्यूज मैच नहीं करेंगी। तो उस केसेस के लिए लोग स्पेसिफिक एनर्जी के टर्म्स में बात करने लगे कि स्पेसिफिक एनर्जी इज द टोटल एनर्जी एट ए सेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू चैनल बेड एज डेटम। मतलब हम चैनल बेड, जिस चैनल में फ्लो की बात कर रहे हैं उसके बेड को डेटम मान लेंगे, तो एलिवेशन हेड हमारा होगा ही नहीं। मतलब सिर्फ हम वाई प्लस वी स्क्वायर बाय 2g के कंपैरिजन में बात करेंगे। तो स्पेसिफिक एनर्जी इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फ्लो डेप्थ एज वेल एज वेलोसिटी हेड। अच्छा, तो बोल रहा है कि व्हेन चैनल स्लोप इज स्मॉल, स्पेसिफिक एनर्जी इज गिवन बाय E = y + v स्क्वायर बाय 2g। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यही तो हमने इतने देर से बताया, v स्क्वायर बाय 2g। तो ये चैनल स्लोप स्मॉल का क्या बात है? तो इनहेरेंट एजम्पशन है कि चैनल स्लोप जब स्मॉल होता है तो एनर्जी y स्क्वायर बाय 2g होती है, y प्लस v स्क्वायर बाय 2g है। अब इसको डायग्राम से समझो। जैसे मान लो ये आपका चैनल बेड है, ठीक है, और ये हॉरिजेंटल लाइन है। ये मान लो चैनल बेड जो है ये थीटा है, और फ्लो ऐसे हो रहा है, यहाँ पे फ्लो हो रहा है। तो चैनल बेड के पैरेलल फ्लो हो रहा है, और ये जो आपका डेप्थ है ये y है। अब ये y जो निकालोगे तुम, ये y जो है,
अगर इसकी एनर्जी निकालोगे स्पेसिफिक, तो कैसे निकालोगे? अब तो हमें तो हॉरिजेंटल के रिस्पेक्ट में चाहिए ना एनर्जी। तो हम क्या करेंगे कि अगर मान लो इसको चैनल बॉटम मानेंगे, तो ये थीटा अगर स्मॉल है तो हमारा एलिवेशन का तो ऐसे भी देखो, जो भी हम वाटर हेड निकालेंगे वो तो ये वर्टिकली निकालेंगे लेट्स से। तो अगर वर्टिकल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का, वर्टिकल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का, और ये स्लैंट डिस्टेंस कब तक बराबर होगा? तब तक बराबर होगा जब तक थीटा स्मॉल है, ठीक है। और दूसरा पार्ट, ये वाटर की हाइट को अगर हम डिसोसिएट करते हैं, तो ये मान लो जैसे हम लोग, ये वर्टिकल लाइन है, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, और फिर उसके बाद ये थीटा हो गया, ठीक है। तो ये थीटा हो गया, तो जो ये जो टर्म है, इसको अगर हम वर्टिकल के केस में डिसोसिएट करेंगे तो वो y बाय कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, तो मान लो दिस वैल्यू इज y है, तो y कॉस थीटा इक्वल टू दिस वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है। तो दिस वर्टिकल डिस्टेंस लेट्स से y डैश, तो y कॉस थीटा हो जाएगी उस टर्म्स में, y बाय कॉस थीटा नहीं, y कॉस थीटा हो जाएगा। लेकिन हमें ये सब उतना डिटेल में जाना नहीं है, बट एजम्पशन को ध्यान में रखना है कि अगर बेड स्लोप स्मॉल हो, जो कि होगा ही नेचुरल सिस्टम्स में, तो हमारा y cos थीटा को हम जो है सिर्फ y से रिप्लेस कर देते हैं, और y प्लस वी स्क्वायर बाय 2g के टर्म्स में हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो ये एजम्पशन था, तो आप बेसिकली ये याद रखो, इससे आपका काम चल जाएगा। बट मेरा काम था कि आपको थोड़ा इसका आइडिया देना, तो मैंने दे दिया। फिर से इस स्लाइड को दोबारा देखते हैं। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए स्पेसिफिक एनर्जी। क्यों चाहिए स्पेसिफिक एनर्जी? क्योंकि हमने बात किया था कि स्पेसिफिक एनर्जी अगर 10 आदमी भी अलग अलग कैलकुलेट करेगा तो वाटर का डेप्थ और वेलोसिटी हेड सेम बताएगा। तो इट्स बेटर टू गो विथ स्पेसिफिक एनर्जी एंड नॉट विथ नॉर्मल एनर्जी कैलकुलेशन दैट वी वर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। उसमें हमने बोला कि 2 टर्म शामिल होगा, एक वाटर हेड, एक वेलोसिटी हेड, और बोला कि अगर स्लोप स्मॉल होता है, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में वैलिड होगा, 99.99 केसेस में आपको 99.99% केसेस में आपको यही मिलेगा, तो आप E इक्वल टू वाई प्लस वी स्क्वायर बाय 2g लिख सकते हैं, ठीक है। अब वो डायग्राम मैंने आपको ये पहले भी आपको ये डायग्राम दिखाया हुआ है, मैंने जस्ट एक बार फिर से डाल दिया ताकि आप रिपीट करोगे, मतलब जब ये पढ़ रहे होगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। और यहाँ पे HL के जगह HF यूज़ हुआ है, तो वर्ड के साथ ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बस आप समझ लो कि वो ही हेड लॉस है जो हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, अब स्पेसिफिक एनर्जी तो हमने पढ़ा, स्पेसिफिक एनर्जी इन ओपन चैनल फ्लो जाना। अब स्पेसिफिक एनर्जी को अगर हम 2 सेक्शन के लिए कंपेयर करें, क्योंकि अभी तो हम टोटल एनर्जी भी कंपेयर कर रहे थे, याद करो टोटल एनर्जी कंपेयर करते समय हमने बोला था कि सेक्शन 1 पे ये है, सेक्शन 2 पे वो है। तो अगर सेक्शन 1 पे ये है, सेक्शन 2 पे वैसा है, दोनों एनर्जी को इक्वेट किया, वहाँ से हेड लॉस निकाला। अगर मान लो हेड लॉस दिया है तो एक सेक्शन की वेलोसिटी क्या है वो पता चल जाएगी। क्वेश्चंस हैं, उस पर क्वेश्चंस कराऊंगा मैं। तो मेन गोल हमारा ये था कि वहाँ पे हम टोटल एनर्जी को इक्वेट कर रहे थे, जो सेक्शन 1 पे कुछ और थी, सेक्शन 2 पे कुछ और थी। अब वही चीज़ तो हम स्पेसिफिक एनर्जी के साथ भी कर सकते हैं। अब जब मैंने आपको मल्टीपल इवेलुएटर्स की बात बताई, जब बोला कि अलग अलग इंजीनियर अलग अलग साइट पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आप ये सोचो कि अगर दोनों ने डेटम अलग अलग लेके रखा है, सेक्शन 1 पे अलग इंजीनियर है, सेक्शन 2 पे अलग इंजीनियर, एक तो हर जगह हो नहीं सकता। 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर का सेक्शन है, एक इंजीनियर एक ही जगह पे रहता है ना भाई, दूसरे जगह पे कोई और काम कर रहा है। तो इन दोज केसेस अगर हम स्पेसिफिक एनर्जी के टर्म्स में बात करते हैं तो हमारे लिए बात करना आसान हो जाता है। तो उसी वजह से हमने स्पेसिफिक एनर्जी के टर्म्स में एनर्जी कंपैरिजन को डाला कि सेक्शन 1 पे हमारा स्पेसिफिक एनर्जी क्या है, सेक्शन 2 पे हमारा स्पेसिफिक एनर्जी क्या है, और जब हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पे स्पेसिफिक एनर्जी के बीच का क्या डिफरेंस है, तो वहाँ से हेड लॉस ला सकते हैं। अगर बोला गया कि नहीं, कोई एनर्जी लॉस एज्यूम किया गया कि फ्रिक्शन बहुत कम था तो एनर्जी लॉस नहीं है, तो दूसरे सेक्शन पे क्या वेलोसिटी है, अगर पहले सेक्शन की वेलोसिटी और डेप्थ मालूम है, तो इस तरह से चीज़ें हम कैलकुलेट करते हैं।
अब देखो, मैंने बोला कि स्पेसिफिक एनर्जी कांस्टेंट भी रह सकता है, तो कहाँ कांस्टेंट रहता है? जहाँ पे यूनिफॉर्म फ्लो है। अब यूनिफॉर्म फ्लो के बारे में क्या डिफाइन किया था हमने? यूनिफॉर्म फ्लो के बारे में हमने बोला था कि जहाँ पे हाइड्रोलिक पैरामीटर्स चेंज नहीं हो रहे हैं, मतलब कि वाटर डेप्थ, वाटर फ्लो, क्यू चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब बोलोगे यूनिफॉर्म फ्लो में हमें ज़रूरत ही कहाँ पड़ेगी इस सेक्शन 1 सेक्शन 2 की, हर जगह तो सेम ही वेलोसिटी है। हाँ सही बात है, हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन एनर्जी कंटेंट निकालने के लिए तो हमें ज़रूरत चाहिए कि इस यूनिफॉर्म फ्लो में एनर्जी कंटेंट क्या है। अब एक जगह का एनर्जी कंटेंट पता है तो पूरे सेक्शन में हमेशा वही एनर्जी कंटेंट है। एनर्जी कंटेंट इसलिए भी मालूम करना हमारे लिए ज़रूरी होता है कि वाटर हेड से, जैसे देखो जो टर्बाइंस से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, वो इस एनर्जी के बेसिस पे ही हमें पता चलता है कि कितना मेगावाट पावर वो जनरेट करेगी। वो हाइड्रोलिक मशीन्स का पार्ट है, वो इस कोर्स का पार्ट नहीं है, बट मैं आपको इंसाइट दे दे रहा हूँ कि हमें ये एनर्जी चाहिए क्यों। तो हमें ये एनर्जी इसलिए चाहिए क्योंकि जब हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वगैरह के बारे में देखेंगे तो हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के बारे में अगर कोई कैलकुलेट करता है तो उसके लिए हमें वाटर का एनर्जी कंटेंट मालूम होना चाहिए। तो यूनिफॉर्म फ्लो में स्पेसिफिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है, और इसका क्या यूसेज है हमने देखा। अगर वेरिड फ्लो है, मतलब जो यूनिफॉर्म फ्लो नहीं है, वेरिएशन हो रहा है फ्लो में, तो स्पेसिफिक एनर्जी या तो इंक्रीज हो सकती है या डिक्रीज हो सकती है। अब आप बोलोगे सर डिक्रीज का तो समझ में आ रहा है, फ्लो हो रही है, हेड लॉस हो रहा है, इंक्रीज कैसे हो रहा है? तो इंक्रीज ऐसे हो रहा है कि मान लो कि कहीं पे देखो वेरिंग फ्लो है तो क्यू तो चेंज हो रहा है। मान लो किसी जगह पे हाई फ्लो, मतलब क्या बोल रहा हूँ, एनर्जी इंक्रीज और डिक्रीज। तो अगर मान लो, इसको मैं कैसे बताऊँ, हाँ मान लो एक सेक्शन पे बाहर से कुछ फ्लो आ रहा है, या आउटसाइड से कोई प्रोपेलर लगाया हुआ है बीच में, प्रोपेलर बीच में लगाया हुआ है तो वाटर का वेलोसिटी बढ़ रहा है इस सेक्शन से उस सेक्शन के बीच में, वेरिएशन है, किसी वजह से इस वेरिएशन आई है, तो नहीं लिखा कहाँ क्यों आए वेरिएशन। अगर किसी भी वजह से वेरिएशन आए, वेलोसिटी चेंज हो सकती है, वाटर डेप्थ चेंज हो सकता है। तो अगर हम सेक्शन 1 और सेक्शन 2 को कंपेयर करेंगे तो स्पेसिफिक एनर्जी या तो बढ़ सकती है या स्पेसिफिक एनर्जी घट सकती है। अगर मान लो एक्सटर्नल कुछ लगाया ही नहीं, ठीक है, नो एक्सटर्नल थिंग, स्टिल टोटल एनर्जी एक सेक्शन पे, मान लो वहाँ तो एलिवेशन की वजह से भी एनर्जी था, और दूसरे सेक्शन पे एलिवेशन वो बढ़ गया या घट गया, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में टोटल एनर्जी भी चेंज होगी। और अगर दोनों जगह पे एलिवेशन हेड बराबर है तो हम पूरा पूरी हटा के सिर्फ स्पेसिफिक एनर्जी की बात करेंगे। तो जो यूनिफॉर्म फ्लो है उसमें ये एनर्जी कांस्टेंट रहती है, लेकिन जो वेरिंग है स्पेसिफिक एनर्जी इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है। और लेकिन ये बात आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि टोटल एनर्जी कभी नहीं बढ़ सकती, ठीक है, टोटल एनर्जी नहीं बढ़ सकती, क्योंकि पूरे सिस्टम में एनर्जी कंजर्वेशन होता है। चाहे आप प्रोपेलर लगाओ, चाहे आप इस डेटम से उस डेटम ले जाओ, कुछ भी करो, टोटल एनर्जी एक पर्टिकुलर सेक्शन पे जो फ्लूइड का है और जो दूसरे आने वाले अपस्ट्रीम सेक्शन पे जो है, अपस्ट्रीम सेक्शन की टोटल एनर्जी हमेशा का जो है, अपस्ट्रीम वर्ड गलत बोल दिया मैंने, डाउन स्ट्रीम सेक्शन पे जो आपका डाउन स्ट्रीम सेक्शन पे जो एनर्जी है, मतलब जो एनर्जी बाद वाले सेक्शन पे नाप रहे हो, वो हमेशा ही पहले वाले सेक्शन से कम होगी। पहले वाला सेक्शन अप स्ट्रीम है, बाद वाला सेक्शन डाउन स्ट्रीम है, ठीक है। तो बाद वाला सेक्शन जो डाउन स्ट्रीम है उसकी एनर्जी हमेशा अप स्ट्रीम वाले एनर्जी से कम होगी, क्योंकि इन बिटवीन जब वो अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम जा रहा होगा तो आपको हेड लॉस मिलेगा, ठीक है। अच्छा, कल हमने स्पेसिफिक फोर्स का भी कर्व पढ़ा था, तो एक स्पेसिफिक एनर्जी का भी कर्व देखते हैं। तो उस केस में आपको याद होगा स्पेसिफिक फोर्स में मैंने क्या किया था, स्पेसिफिक फोर्स में मैंने बात की थी कॉन्जुगेट डेप्थ की, और स्पेसिफिक एनर्जी में अल्टरनेट डेप्थ आता है। अब इसका क्या मतलब है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। स्पेसिफिक जो स्पेसिफिक फोर्स वाला चीज़ है वहाँ पे मोमेंटम कंजर्व किया था हमने, ठीक है। तो मोमेंटम कंजर्व किया था वहाँ पे, मोमेंटम कंजर्वेशन हाइड्रोलिक जंप्स में हम लोग लगाते हैं, क्योंकि रैपिडली वेरिड फ्लो में होता है। हाइड्रोलिक जंप अभी बताया नहीं है, बट रैपिडली वेरिड फ्लो में होता है। तो जब आप हाइड्रोलिक जंप वाला केस पढ़ेंगे तो वहाँ पे कॉन्जुगेट डेप्थ एक्चुअली काम करता है।
लेकिन अल्टरनेट डेप्थ जो है सेम एनर्जी वाला पॉइंट है। वहाँ पे क्या है कि जब हाइड्रोलिक जंप होता है तो हाइड्रोलिक जंप हो रहा होता है तो आप एनर्जी कंजर्व नहीं कर सकते क्योंकि उसमें लॉसेस वगैरह भी हैं। लेकिन इस केस में जहाँ पे अल्टरनेट डेप्थ है वहाँ पे आप देखो लाइन जो कट रहा है वो सेम एनर्जी का लाइन है, और उस केस में हम सेम फोर्स का लाइन देख रहे थे, लेकिन प्रॉपर्टी सिमिलर है। क्रिटिकल डेप्थ पे आपका जो एनर्जी है वो मिनिमम हो जाती है, और उससे जैसे ही परटर्ब करोगे मतलब थोड़ा आगे थोड़ा पीछे ले जाओगे, पीछे तो नहीं जाएगा क्योंकि क्रिटिकल से पीछे तो जा नहीं सकता एनर्जी, मतलब उस डेप्थ को परटर्ब कर सकते हो। तो एक क्रिटिकल एनर्जी से जैसे ही एनर्जी बढ़ेगी तो आपके हर एनर्जी पे दो पॉसिबल डेप्थ हो जाएंगे। तो इस कर्व से आपको ये पता चल रहा है कि क्रिटिकल डेप्थ पे जो है आपकी स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम होती है। अच्छा, तो रिलेशनशिप बिटवीन स्पेसिफिक एनर्जी एंड डेप्थ ये तो उतने देर से हम लोग देखते आ रहे हैं। E इक्वल टू वाई प्लस वी स्क्वायर बाई 2g, V इक्वल टू क्यू बाय ए, सो E इक्वल टू वाई प्लस क्यू स्क्वायर बाय 2g ए स्क्वायर। इसमें कुछ नया नहीं है, कुछ बहुत कठिन नहीं है। क्यू बाय ए इज इक्वल टू वेलोसिटी है, बस वो है। व्हेन वाई डेप्थ इज प्लॉटेड अगेंस्ट मतलब डेप्थ ऑफ फ्लो इज प्लॉटेड अगेंस्ट स्पेसिफिक एनर्जी, यू ऑब्टेन स्पेसिफिक एनर्जी कर्व। अब इस इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। तो अगर हम इस इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो E इक्वल टू वाई प्लस क्यू स्क्वायर बाय 2g ए स्क्वायर है। Q तो मान लो हमारा फिक्स है, एक कोई पर्टिकुलर चैनल है, हमें पता है कि भाई इस चैनल में Q डिस्चार्ज जा रहा है। दूसरा हमारे पास क्या बचा, चैनल सेक्शन। चैनल सेक्शन में एरिया आता है, एरिया, ठीक है। अब अलग अलग चैनल सेक्शन के लिए अगर क्राइटेरिया हमारे पास फिक्स नहीं है विड्थ और डेप्थ वगैरह का, तो वो क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरी हो सकता है, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरी हो सकता है, तो सेम फ्लो के लिए, ठीक है, सेम फ्लो के लिए वो क्रॉस सेक्शनल एरिया तो चेंज हो सकता है ना। तो अगर वो क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो सकता है तो वो आपका वेलोसिटी जो है वेलोसिटी हेड भी चेंज हो सकता है। तो वहाँ पे आप वेरिएशन देख सकते हो, या आप एनर्जी को जब प्लॉट करोगे डेप्थ के अगेंस्ट अलग अलग क्रॉस सेक्शन के लिए तो हो सकता है वो भी वेरी करे, वो देखेंगे अभी क्यू के साथ वेरी कराएंगे बेसिकली। मेरा पॉइंट यहाँ पे चैनल क्रॉस सेक्शन को लाने का ये था कि आपको वो टर्म एरिया दिखे कि एरिया जो है वो क्यों एरिया के पिक्चर में आने की वजह से कहाँ तक लिंक जा सकता है, ठीक है। तो वो हमने समझा। अच्छा, अभी मैं बता रहा था कि अल्टरनेट डेप्थ के बारे में। तो देखो क्या है वो, फॉर ए गिवन स्पेसिफिक एनर्जी E, जो वर्टिकल लाइन था, दैट पर्टिकुलर एनर्जी E, उस गिवन पर्टिकुलर स्पेसिफिक एनर्जी के लिए हमारे पास दो पॉसिबल डेप्थ है, ठीक है। दो पॉसिबल डेप्थ क्या क्या है, y1 और y2 मान लो हमारे पास दो पॉसिबल डेप्थ हैं, और इन्हें अल्टरनेट डेप्थ बोलते हैं। और अल्टरनेट डेप्थ में क्या होगा, कल भी हमने ये देखा था कि एक सब क्रिटिकल एक सुपर क्रिटिकल हो जाता है। तो अल्टरनेट डेप्थ में क्या होगा, डेप्थ y1 दो डेप्थ हो रहा है, एक y1 और एक y2। तो दोनों में क्या अंतर होगा, किसी एक जगह पे वेलोसिटी हाई होगी, किसी एक जगह पे वेलोसिटी लो होगी। तो किसी पे वेलोसिटी हेड जो आपका जनरेट होगा v1 स्क्वायर बाय 2g हाइयर हो जाएगा क्योंकि वेलोसिटी हाइयर है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे समझने के लिए हमारे पास है, एट मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी, जो स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम जो कर्व का ये वाला पार्ट है, ये कर्व का ये वाला पार्ट है, ठीक है। इस वाले पार्ट में देखो स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम है, इससे पीछे तो एनर्जी है ही नहीं हमारे पास, मिनिमम इतना ही है। तो इस एनर्जी पे जाके आपका बोथ अल्टरनेट डेप्थ बिकम इक्वल क्या होते हैं, वो जाके एक ही पॉइंट हो जाता है, तो वो क्रिटिकल डेप्थ हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर ये टर्म आपको एमसीक्यू में पूछा जाए, इज इट ट्रू दैट एट मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी बोथ अल्टरनेट डेप्थ बिकम इक्वल, यस इट्स ट्रू। तो ये कंफ्यूजिंग पार्ट है, आप कंफ्यूजिंग नहीं मीन्स बस वर्डिंग्स का प्रॉब्लम है, तो आप इसको मैंने स्लाइड में भी डाल दिया। तो एट मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी बोथ अल्टरनेट डेप्थ बिकम इक्वल एंड दिस डेप्थ इज कॉल्ड एज क्रिटिकल डेप्थ yc, ठीक। तो आज मैं एक बार रिवाइंड करा रहा हूँ कि हमने क्या क्या देखा अभी तक।
एनर्जी के बारे में पढ़ा, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन एनर्जी लॉसेस के बारे में पढ़ा। फिर हमने बोला स्पेसिफिक एनर्जी क्या होती है, स्पेसिफिक एनर्जी का इस्तेमाल क्यों करते हैं, अगर मान लो टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो डिफरेंट टर्म्स क्या क्या हैं, और स्पेसिफिक एनर्जी कहाँ पे कंजर्वेशन लगाते हैं, और उस कंजर्वेशन लगाने की वजह से क्या फॉर्मूलेशन आता है। और इनिशियली हमने पढ़ा कि स्पेसिफिक एनर्जी वेलोसिटी के टर्म्स में था, अगर हम क्यू के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो कैसा दिखेगा। फिर वहाँ पर से मैंने चैनल सेक्शन को कंपेयर, क्रॉस सेक्शन को कंपेयर किया कि अगर ए आ रहा है तो वहाँ से एरिया आपका डिफाइन होगा चैनल क्रॉस सेक्शन से। तो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग वेरिएबल हो सकते हैं। फिर हमने देखा कि क्रिटिकल डेप्थ पे स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम होती है, और वहाँ पे जो हम अल्टरनेट डेप्थ की बात करते हैं वो दोनों को इक्वल, दो अल्टरनेट डेप्थ एक क्रिटिकल एनर्जी पे आके बराबर हो जाते हैं, ठीक है। अब है कि कंडीशन क्या है मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी की। अब जब हम स्पेसिफिक एनर्जी की बात कर रहे थे तो क्रिटिकल डेप्थ पे वो जाके मिनिमम है, तो उसका कंडीशन क्या है। तो अगर आप ये इक्वेशन देखो, E = y + q² / 2g(a²), ठीक है। अगर आप इसको देखो तो ये एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है, क्यू पे डिपेंड कर रहा है, ए पे डिपेंड कर रहा है। जो वेरिएबल्स हो सकते हैं, प्रोबेबल वेरिएबल्स, वो क्या हो सकते हैं, वाई, क्यू, ए। जी तो वेरिएबल नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता जी वेरिएबल। आप ऐसा तो नहीं है कि एनालिसिस एक बार अर्थ पे करोगे, एक बार मून पे करोगे तो एक ही प्लेनेट पे, तो एक ही, और अलग अलग हाइट पे भी जाके उतना डिफरेंस तो होता नहीं है। तो आप क्या करोगे, आपका जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो आपका कांस्टेंट रहता है। तो हमारे वेरिएबल्स क्या है, क्यू और ए। अब समझो, मैंने पहले ही बोला, देखो इसमें भी लिखा फॉर मिनिमम ई एट कांस्टेंट क्यू। एक पर्टिकुलर रिवर या एक पर्टिकुलर चैनल की बात कर रहे हैं, वहाँ पे क्यू कांस्टेंट है। क्यू कांस्टेंट है तो क्या वेरी कर सकता है मेरे भाई, एरिया वेरी कर सकता है। क्यों एरिया वेरी कर सकता है, अगर प्रिज्मेटिक चैनल सेक्शन नहीं है, मतलब सेम क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट द फ्लो नहीं है, तो एरिया चेंज हो सकता है, ठीक है। तो एरिया को, अगर एरिया चेंज होगा तो हमारे पास दो वेरिएबल हो जाएंगे, y + a। बट हम यहाँ पे ये भी मान के चलते हैं कि हमारा सेक्शन प्रिज्मेटिक है, मतलब सेम क्रॉस सेक्शन एवरीवेयर है। अगर सेम क्रॉस सेक्शन एवरीवेयर है तो आपका एरिया भी बराबर है। अगर एरिया भी बराबर है तो हमारे पास एक टर्म बचती है, और वो एक टर्म जो है आपका वेरिएबल है, वो y है, ठीक है। अब y के रिस्पेक्ट में आप अगर इसको डिफरेंशिएट करते हो तो क्या इक्वेशन आएगा। अब एरिया को आप लिख सकते हो, हर चैनल के लिए अलग हो जाएगा, by एरिया हो गया, या टॉप विथ के टर्म्स में लिख सकते हो। तो ये मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रूफ मैंने नहीं डाला है, मैंने डायरेक्ट रिजल्ट ही डाल दिया है, और आपको रिजल्ट से ही मतलब होना चाहिए, आप डेरिवेशन के लिए उतना जाने की आवश्यकता नहीं है। तो वो पूरा कैलकुलेट करके ये टर्म आता है, और अगर हम इसको जीरो करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 = q²t/GAQ, where t is the top width of the flow, and this leads to फ्रॉड नंबर = 1। फ्रॉड नंबर = 1 तो होगा, क्योंकि क्रिटिकल में तो हमने पहले से भी पढ़ा हुआ है कि हमारा क्रिटिकल के केस में क्या होता है, क्रिटिकल के केस में हमारा फ्रॉड नंबर जो है वो 1 होता है, ठीक है। तो आप ये स्पेसिफिक एनर्जी का, मिनिमम एनर्जी का, ये जो q²t/GAQ = 1 है, ये रिलेशनशिप याद रखना है। बाकी मैं जब न्यूमेरिकल कराऊंगा तो ये सब चीज़ यूज़ करूंगा, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। बट फिर भी आपको अभी हाईलाइट कर दे रहा हूँ, दिस यू नीड टू रिमेंबर so that you can understand things much better। अच्छा, अब हमने जब स्पेसिफिक फोर्स के लिए पढ़ा था तो फ्रॉड नंबर का, टाइप ऑफ फ्लो, डेप्थ कंडीशन, ये सब हमने देखा था। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे, और ये मैं उतना डिस्कस नहीं करने वाला हूँ जितना मैंने पिछले क्लास में किया था कि सुपर क्रिटिकल का वेलोसिटी डेप्थ से क्या इंट्यूशन आप ड्रॉ कर सकते हो या क्या समझ सकते हो। अभी बस मैं आपको वही चीज़ रिवाइज करा रहा हूँ, बिकॉज दोज थिंग्स ऑल आर सेम। सो सब क्रिटिकल यू हैव अ डेप्थ greater than the flow depth at critical velocity and the Froude number lesser than 1। वहाँ पे वेलोसिटी का टर्म भी मैंने लिखा था।
तो वहाँ से आप चीज़ें सेम यहाँ पे लागू हो रहा है. दैट इज़ वाई आई एम नॉट गोइंग टू स्पेंड much time on this particular slide, but I have written it once again so that you can have a look at it and compare what your understandings are. Did you understand it well? What your logic says? Is the thing that your logic says matching from what is written on the slide? That is why I put it once again just for your view. अच्छा, ये सेम प्लॉट पहले भी बताया था कि जहाँ y ग्रेटर देन वाई सी है तो सब क्रिटिकल फ्लो है. बस अंतर यही है कि वहाँ पे हमने स्पेसिफिक फोर्स के बारे में बात की थी, यहाँ स्पेसिफिक एनर्जी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. अच्छा, अब देखो एक है इनस्टेबिलिटी नियर क्रिटिकल फ्लो. अब इनस्टेबिलिटी क्यों आ रही है, आप ये देखो, ये प्लॉट से समझोगे. इस प्लॉट पे यहाँ पे एक पर्टिकुलर एनर्जी है, ठीक है. अब मान लो किसी वजह से एनर्जी जो क्रिटिकल एनर्जी के पास अगर थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ हुआ, मतलब एनर्जी हल्की सी भी चेंज हुई, क्योंकि एनर्जी बढ़ रहा है, स्पेसिफिक एनर्जी बढ़ रही है, टोटल एनर्जी की बात नहीं है, ध्यान रखना, ये स्पेसिफिक एनर्जी की बात है. तो स्पेसिफिक एनर्जी अगर थोड़ा सा भी चेंज हो रहा है तो क्या होता है, हल्का सा भी इस पॉइंट से हल्का भी परटर्ब करोगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट से हल्का सा भी अगर आगे जाता है तो दो अल्टरनेट डेप्थ आने लग जाते हैं हमारे पास. और इस एकदम स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम रखना पूरे फ्लो में, वो भी तो पॉसिबल नहीं. उतनी एक्यूरेसी कहाँ से लाओगे, वो एकदम परफेक्ट चैनल सेक्शन बनाओगे, कोई फ्रिक्शन नहीं, कुछ नहीं, वो तो नहीं बना सकते ना. सो इनस्टेबिलिटी नियर क्रिटिकल फ्लो हमेशा से एग्जिस्ट करती है. अच्छा, तो इसमें क्या है, ए फ्लो एट और नियर द क्रिटिकल स्टेट, जो क्रिटिकल स्टेट के आसपास है वो अनस्टेबल है. स्मॉल चेंज इन स्पेसिफिक एनर्जी नियर द क्रिटिकल वैल्यू में कॉज अ लार्ज चेंज इन डेप्थ. अब देखो वहाँ पे जो हमारा स्पेसिफिक है, ये प्लॉट से ही आपको सब समझ में आ रहा होगा. तो कल मैंने बोला था ना कि प्लॉट कितने अच्छे से आपको ओवरऑल व्यू देता है. तो आप यहाँ से देखो, इस पॉइंट से अगर हल्का सा भी इधर, ये मतलब इसके हल्का सा भी इधर गया तो डेप्थ में देखो कितना अंतर हो रहा है. तो डेप्थ में अंतर होता है, वही पॉइंट यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि ए स्मॉल चेंज इन स्पेसिफिक एनर्जी नियर द क्रिटिकल वैल्यू मे कॉज अ लार्ज चेंज इन डेप्थ. ओके, दूसरी बात, सिंस द स्पेसिफिक एनर्जी कर्व इज नियरली वर्टिकल एट क्रिटिकल डेप्थ इवन अ स्लाइट चेंज इन एनर्जी रिजल्ट्स अ मच ग्रेटर अल्टरनेट डेप्थ. ये सिंपल सेम थिंग को ये रिपीट किया गया है. सिंस द स्पेसिफिक एनर्जी कर्व इज नियरली वर्टिकल, बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो स्लोप है ना, ये स्लोप नियरली वर्टिकल है, तो हल्का सा भी आगे जाएंगे तो डेप्थ चेंज होगा, क्योंकि स्लोप बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है. तो बट इस ग्राफिकली इंटरप्रिटेशन है उसका. तो फिर बोला जा रहा है व्हेन फ्लो इज नियर क्रिटिकल स्टेट द वाटर सरफेस अपीयर्स अनस्टेबल एंड वेवी. ओके, एंड दिस मीन्स दैट अगर क्रिटिकल स्टेट के आसपास है तो वाटर सरफेस अनस्टेबल और वेवी नेचर, मतलब टर्बुलेंट सा दिखेगा आपको. अच्छा, अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये इम्पोर्टेंट है. देखो ये ध्यान में रखना कि ये इनस्टेबिलिटी होती क्यों है. तो देखो, आपको जब मैं मैनिंग्स इक्वेशन बता रहा था या चेजिस इक्वेशन बता रहा था, तो उसमें चेजिस वाले में सी एक कांस्टेंट टर्म था, मतलब सी एक एम्पेरिकल कांस्टेंट या चेजिस कांस्टेंट था, और मैनिंग्स इक्वेशन में 1/n जो था, n रफनेस कोएफिशिएंट था. तो अगर, और रफनेस कोएफिशिएंट सेडिमेंट प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है. तो बोला जा रहा है कि अगर इनस्टेबिलिटी हो, जो कि क्रिटिकल स्टेट के पास इनस्टेबिलिटी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और वो अगर होगा तो किसकी वजह से हो सकता है, चैनल रफनेस. चैनल रफनेस क्या हो, वही मैनिंग्स में 1/n में जो n है. वेरिएशन इन स्लोप वेरी हो सकता है, जैसे कहीं पे स्लोप s = 0.005 है, हो सकता है वो चेंज होकर 0.008 हो जाए. लॉन्ग, मतलब एक ऐसा नहीं कि अचानक से स्लोप चेंज होगा, एक पर्टिकुलर स्ट्रेच की बात कर रहे हैं. तो फ्लो एक जगह तो क्रिटिकल था, सब ठीक था, लेकिन हल्का सा स्लोप चेंज हुआ और डेप्थ में बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो गया. चेंज इन क्रॉस सेक्शन, मैं कितनी बार बोल रहा हूँ कि क्रॉस सेक्शन बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. क्रॉस सेक्शन में अगर वेरिएशन हुआ तो आपकी एनर्जी चेंज होगी, स्पेसिफिक एनर्जी चेंज होगी, और चेंज हुआ तो आपके हाइड्रोलिक जो फ्लो डेप्थ है वो रैपिडली वेरी हो सकते हैं. और सेडिमेंट डिपोजिट कहने का मतलब ये देखो, सेडिमेंट डिपोजिट दो टाइप से हो सकता है, अफेक्ट कर सकता है. पहला तो चैनल रफनेस जो है, अगर मान लो सेडिमेंट डिपोजिट हो गया तो चैनल रफनेस एवरेज वैल्यू भी चेंज हो जाएगी,
और सेडिमेंट डिपॉजिट होने की वजह से फ्लो डेप्थ भी चेंज हो जाएगा। फ्लो डेप्थ चेंज हो जाएगा तो आपकी स्पेसिफिक एनर्जी चेंज हुई, और स्पेसिफिक एनर्जी चेंज हुआ तो अल्टरनेट डेप्थ आ गए, तो हो सकता है कि दूसरी डेप्थ पे भी जाके वैल्यू फ्लो चली जाए। तो इनस्टेबिलिटी इन वजह से हो सकता है, और इसलिए कहा जाता है कि क्रिटिकल वेलोसिटी के पास आप एकदम सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते, वहाँ पर से वेलोसिटी कभी भी फ्लो के पैरामीटर चेंज हो सकते हैं। नोट में देखो, फॉर नॉन प्रिज्मेटिक channels the cross section varies along the length and hence specific energy differs from section to section। ये मैंने इस स्लाइड के शुरू में ही नॉन प्रिज्मेटिक की बात की थी। अच्छा, तो डिस्चार्ज और स्पेसिफिक एनर्जी का क्या रिलेशन है, ये हमने पहले स्लाइड में देखा है, बट मैंने ये जान के दोबारा दिया है क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे लिखा होता है कि गिवन द डिस्चार्ज एंड स्पेसिफिक एनर्जी रिलेशन फॉर अ हाइपोथेटिकल सेक्शन इज दिस, सो हाउ डू वी इंटरप्रेट अदर वैल्यूज। वैसे तो एक मैंने जान के ये स्लाइड दिया कि आपको आइडिया लगे कि डिस्चार्ज और स्पेसिफिक एनर्जी में क्या रिलेशन है, क्यों हमें पढ़ना वो इम्पोर्टेंट है। ऐसे में ये चीज़ें पिछली स्लाइड में बता चुका हूँ, बट आई विल बी रीडिंग इट वंस अगेन सो दैट यू गेट अ बेटर आइडिया। सो अर्लियर वी डिराइव द कंडीशन फॉर क्रिटिकल फ्लो फॉर ए कांस्टेंट डिस्चार्ज। ठीक है, हमने कांस्टेंट डिस्चार्ज के लिए निकाला था, और जब कांस्टेंट डिस्चार्ज के लिए कैलकुलेट किया था तो ई की वैल्यू आई थी वाई प्लस क्यू स्क्वायर बाय 2GA स्क्वायर। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था स्पेसिफिक एनर्जी कर्व्स कैन बी प्लॉटेड फॉर डिफरेंट कांस्टेंट डिस्चार्ज। अच्छा, ये हमने अभी देखा नहीं है, मैं बता रहा हूँ। तो हमने जब डिराइव किया था स्पेसिफिक एनर्जी तो हमने क्या बोला था शुरू में कि जो Q है, जो फ्लो रेट है, वो कांस्टेंट मान के सब चीज़ हमने कैलकुलेट किया। इवन वहाँ पे चैनल भी प्रिज्मेटिक मानना था कि तभी जाके आपका मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी वाला क्राइटेरिया आया था, तभी जाके सिर्फ y वेरिएबल रहा था, बाकी चीज़ें फिक्स हो गई थी। लेकिन अगर आप चेंजिंग Q के साथ, अलग अलग Q वैल्यू के साथ में भी, छोटे Q के साथ, बड़े Q के साथ, इफ़ यू आर सीइंग द वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक एनर्जी कर्व्स with changing flow rate, then how would those specific energy curves would look like। मतलब अगर अलग अलग Q के लिए स्पेसिफिक एनर्जी का प्लॉट देखते हैं तो वो कैसा दिखेगा विथ चेंजिंग फ्लो रेट, वो भी हमें देखना है। वो अगले स्लाइड में आपको, अगले या उसके अगले स्लाइड में दिखाऊंगा। फिर तीसरा पॉइंट क्या है, फॉर ईच डिस्चार्ज, हर डिस्चार्ज के लिए देयर एग्जिस्ट ए मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी। देखो अब ये समझो क्या है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो ये प्लॉट आप देख रहे हो, ये स्पेसिफिक एनर्जी का प्लॉट, ये पर्टिकुलर Q के लिए है। मान लो Q इक्वल टू 25 मीटर क्यूब पर सेकेंड के लिए है, लेकिन अगर हम वो Q चेंज करते हैं तो ये इसके जैसी एक और प्लॉट बनेगी। अगर 25 को 30 करते हैं तो तीसरी प्लॉट बनेगी। मतलब एक पर्टिकुलर Q के लिए एक स्पेसिफिक एनर्जी का कर्व बनेगा, और हर Q के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्रिटिकल एनर्जी जो है आपकी क्या है। तीनों के लिए क्रिटिकल एनर्जी अलग अलग होंगी। तो वही चीज़ यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है कि फॉर ईच डिस्चार्ज देयर एग्जिस्ट ए मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी एंड कॉरस्पॉन्डिंग डेप्थ इन द क्रिटिकल डेप्थ इज द क्रिटिकल डेप्थ। तो बोल रहा है हर Q के लिए अलग अलग स्पेसिफिक एनर्जी कर्व बनेगा, मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी हर Q के लिए अलग होगी, और इसलिए सबके लिए क्रिटिकल डेप्थ भी अलग हो जाएगा। और फॉर्मूला जो किसी एक Q के लिए है वो है E इक्वल टू वाई प्लस क्यू स्क्वायर बाय 2GA स्क्वायर। अब यही पे अगर अलग अलग Q को पढ़ेंगे तो वो Q1, Q2, Q3, Q4 ऐसे करके इस इक्वेशन में पुट करते जाएंगे और हमें एनर्जी का प्लॉट मिलते जाएगा। तो यहाँ पे जैसे देखो मैंने एनर्जी के प्लॉट बनाए हुए हैं Q1, Q2, Q3, Q4 के लिए। तो आप देखो कि Q4 ग्रेटर देन Q3 है, और ये Q1 सबसे पहले वाला है, दूसरा वाला Q2 है, तीसरा कर्व Q3 है, फिर Q4 है। तो जितना ज़्यादा Q ज़्यादा होते रहेगा आपका स्पेसिफिक एनर्जी जो है वो बढ़ते रहेगा। तो ये Q1, Q2, Q3 की मार्किंग आप कर्व के पास ले सकते हो। मैंने अंदर में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो क्लमजी हो रहा था। तो आप आइडिया यहाँ से समझ सकते हो कि Q4 ग्रेटर देन Q3, Q3 ग्रेटर देन Q2, Q2 ग्रेटर देन Q1। सो हाउ वुड आर वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक एनर्जी वुड लुक लाइक। अब सबके कोरस्पॉन्डिंगली आप अलग अलग क्रिटिकल एनर्जी निकाल सकते हो, और उस पर्टिकुलर क्रिटिकल एनर्जी पे आपको
उस पर्टिकुलर क्रिटिकल डेप्थ के बारे में आइडिया लग सकता है। तो अगर आपको फ्लो रेट पता है तो और स्पेसिफिक एनर्जी का प्लॉट आपके पास है, तो आप वहाँ से हर फ्लो रेट के लिए डिफरेंट स्पेसिफिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो, डिफरेंट फ्लो डेप्थ देख सकते हो, ठीक है, क्रिटिकल डेप्थ देख सकते हो। फ्लो डेप्थ तो अब उस पर्टिकुलर कर्व पे जाके देखना पड़ेगा। जैसे Q4 के लिए अगर ये कर्व है तो इस कर्व को हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा ये क्रिटिकल है, यहाँ से थोड़ा मूव किए तो इधर आ गया। वो सब चीज़ें आपको अलग अलग कर्व, अलग अलग फ्लो रेट के लिए सेपरेटली देखना पड़ेगा। मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ बिकॉज इट वुड जस्ट मेक थिंग्स डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये आपका स्पेसिफिक एनर्जी अलग अलग फ्लो रेट के लिए कैसे डिफाइन है वो इस स्लाइड में हमने शो किया हुआ है। अच्छा, तो डिस्चार्ज फॉर ए गिवन स्पेसिफिक एनर्जी, अब बोल रहा है कि अब तो आपको पता चल गया कि अलग अलग क्यू के लिए अलग अलग स्पेसिफिक एनर्जी थी। तो मान लो हम तुमको स्पेसिफिक एनर्जी बता दे रहे हैं कि मेरे पास मेरे फ्लो में इतनी स्पेसिफिक एनर्जी है, ये चैनल क्रॉस सेक्शन वगैरह है, आप बताओ कि आपका डिस्चार्ज क्या है। तो डिस्चार्ज कैसे निकालते हैं? डिस्चार्ज निकालने का फॉर्मूला क्या है? आप सिंपल यहाँ से इक्वेट करोगे क्यू के टर्म्स में, तो एनर्जी आपका एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन जाएगा, क्यू डिपेंडेंट वेरिएबल बन जाएगा। इम्प्लिसिटली आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो और रीअरेंज करके आप क्यू की वैल्यू निकाल सकते हो। तो इसका डेरिवेशन आपको उतना देखने का कोई ज़रूरत नहीं है, बट आप एक फार्मूला याद रखो। डेरिवेशन तो उसमें कुछ है भी नहीं, डेरिवेशन तो आपका कंडीशन फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज में है। तो वो फार्मूला याद रखो जो मैंने अभी स्क्रीन पे दिखाया, और वहाँ से क्यू आप कैलकुलेट कर लो। मतलब अगर आपको स्पेसिफिक एनर्जी दी हुई है तो वहाँ से आप कैलकुलेट कर लो कि हमारा डिस्चार्ज क्या होगा। अच्छा, कंडीशन फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज क्या है? तो फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज एट कांस्टेंट स्पेसिफिक एनर्जी ई, सुनना ध्यान से क्या लिखा हुआ है। फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज एट कांस्टेंट स्पेसिफिक एनर्जी ई डी क्यू बाई डी वाई इक्वल टू 0। अब याद करो, जब हम लोग मिनिमम जब क्रिटिकल एनर्जी, क्रिटिकल डेप्थ और क्रिटिकल फ्लो में स्पेसिफिक एनर्जी निकाल रहे थे, तो वहाँ पे हमने क्यू को फिक्स कर दिया था, ठीक है। क्यू को फिक्स किया था और एनर्जी को वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके 0 के बराबर किया था, तो हमें क्रिटिकल डेप्थ का आइडिया लग गया था। अब क्या है, हमारा वेरिएबल जो है वो क्यू है, एनर्जी। तो अब यहाँ पे हम एनर्जी को फिक्स कर देंगे। एनर्जी को फिक्स कर देंगे तो ये जो इक्वेशन आपने ए रूट ओवर जी ई माइनस वाई लाया, वहाँ पे अगर हम एनर्जी को फिक्स कर देंगे तो एनर्जी को फिक्स करने के बाद आपका एक ही चीज़ बचता है वेरिएबल, वो क्या बचता है? वाटर डेप्थ। तो डी क्यू बाई डी वाई अगर निकालेंगे तो हमें विथ रिस्पेक्ट टू वाई, जब हम फ्लो रेट को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मैक्सिमम डिस्चार्ज मिलेगा। अब आप सोच रहे होगे, देखो ये मैथ्स का पार्ट है बट मैं फिर भी आपको ये रिवाइज करा देता हूँ थोड़ा, कि वहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट किया था तो मिनिमम मिला था, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया तो मैक्सिमम मिला। आपको पता होना चाहिए डिफ्रेंशिएशन के चैप्टर से, जो मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है कैलकुलस में, कि डबल डिफरेंशियल डिसाइड करता है कि मतलब डी स्क्वायर एफ बाई डी एक्स स्क्वायर या डी स्क्वायर एफ बाई डी वाई स्क्वायर, मतलब जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हो वो बताता है, उसका डबल डिफरेंशियल बताता है कि जो आपका स्टेशनरी पॉइंट है डी वाई बाई डी क्यू बाई डी एक्स या डी एफ बाई डी एक्स, वो मिनिमा है या मैक्सिमा है। तो वो यहाँ मैक्सिमा है, इसका मतलब डबल डिफरेंशियल निगेटिव आ रहा होगा। बस मैं ये बता रहा हूँ, बाकी आप मैथमेटिक्स आप लोग अच्छे से जानते होंगे। तो मैं ये एज्यूम करते हुए ये बोल रहा हूँ कि जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग वाई के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ से हम लोग मैक्सिमम डिस्चार्ज को कैलकुलेट कर पाएंगे। आई एम नॉट गोइंग थ्रू द कैलकुलेशंस, यू गो एंड चेक इट, एंड इफ़ यू फाइंड एनी एरर प्लीज लेट मी नो, बट आई बिलीव इट्स ऑल करेक्ट। आई हैव टाइप्ड इट करेक्टली, कहीं टाइपिंग मिस्टेक होगा तो बताना। तो क्रिटिकल फ्लो कंडीशन डिफ्रेंशिएट किया, वो डिफ्रेंशिएशन ही उतने देर से चल रहा है, और इसमें एक डी ए बाई डी वाई को टॉप विथ के मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू वाई इज रिप्रेजेंटेड एट टॉप विथ ऑफ द फ्लो, एंड फ्रॉम देयर वी गॉट क्यू स्क्वायर टी अपॉन जी ए क्यूब इक्वल टू 1। ये अब गिवन स्पेसिफिक एनर्जी पे अगर हमें मैक्सिमम डिस्चार्ज चाहिए तो उसका ये क्राइटेरिया है।
और अगर दूसरे तरह से जो पहले हमने पढ़ा था कि गिवन क्यू के लिए मिनिमम एनर्जी क्या है, उसका एक फॉर्मूला था। यहाँ पे गिवन एनर्जी के लिए मैक्सिमम क्यू का क्या फॉर्मूला है, वो एक जगह ये फॉर्मूला है। तो दिस इज द कंडीशन, दिस पर्टिकुलर स्लाइड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, जो डिफ्रेंसिएशन करके हमने मैक्सिमम फ्लो निकाला, दिस इज द कंडीशन फॉर मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी फॉर अ गिवन क्यू, maximum discharge for given E, and this is for the critical flow। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट रिजल्ट इसमें से क्या स्लाइड से निकल के आया, इम्पोर्टेंट रिजल्ट जो निकल के आया वो जो डिफरेंशिएशन करके जीरो किए थे उससे जो इक्वेशन आया वही हमारा सबसे इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। क्यू स्क्वायर टी बाई जी ए क्यूब इक्वल टू 1, एंड दिस कंडीशन दैट वी रोट राइट अबव implies FR equal to 1, that is Froude number equal to 1. So important points, two important points that we have right now is, for given discharge specific energy is minimum, okay, for given discharge specific energy is minimum, and for given specific energy discharge is maximum at Froude number equal to 1, that is at क्रिटिकल फ्लो। सुनना ध्यान से, एट क्रिटिकल फ्लो दैट इज फ्रॉड नंबर इक्वल टू 1 फॉर अ गिवन डिस्चार्ज स्पेसिफिक एनर्जी इज मिनिमम, एंड फॉर अ गिवन स्पेसिफिक एनर्जी एट फ्रॉड नंबर इक्वल टू 1 द डिस्चार्ज इज मैक्सिमम। ठीक है, thus critical flow corresponds to maximum discharge for a fixed स्पेसिफिक एनर्जी। यही चीज़ हम लोग उतने देर से डिस्कस करते आ रहे थे, उसको मैंने वर्ड्स में लिख दिया ताकि इट वुड बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अब देखो क्रिटिकल डेप्थ अलग अलग सेक्शन के लिए कैसे निकालेंगे। तो जब मैं आपको वो फार्मूला बता रहा था कि स्पेसिफिक एनर्जी का फार्मूला y प्लस वी स्क्वायर बाई 2g है, उसको q बाई ए के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया था। मैंने बोला था q अगर मान लो फिक्स मानते हैं तो एरिया चैनल के क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। तो अगर एरिया चैनल के क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है तो वहाँ पे हमने कैसे निकाला था क्रिटिकल डेप्थ, y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया था एनर्जी को और इक्वल टू 0 कर दिया था, तो हमारा क्रिटिकल डेप्थ की वैल्यू आई थी। अब आप ये बात समझो कि वहाँ पे जो एरिया का टर्म था वो एरिया का टर्म तो चैनल क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, तो अलग अलग चैनल के लिए वो अलग अलग हो जाएगा। इसी बात को उस पॉइंट पे भी मैं स्ट्रेस कर रहा था कि एरिया इज डिपेंडेंट ऑन चैनल क्रॉस सेक्शन, सो व्हेन यू कैलकुलेट critical depth for when you start calculating critical depth, that would vary from which section you are using. If you are using rectangular section, the value might be different. If you are using a trapezoidal section, the value that you obtain might be different. And if you go for triangular or any other section that I am not mentioning, any of those section, for any of those section what you will find is the critical depth might vary given the reason because your area is defined by the cross section that you are having. Even the top width, suppose when we are talking about in a rectangular section, the top width turns out to be the width of flow, but when we see the trapezoidal section, the width of flow is not द सेम थ्रू आउट, मीन्स जो फ्लो का जो विथ है वो चेंज होता है क्योंकि बॉटम पे कम होता है फिर ऊपर बढ़ रहा होता है। सो when you calculate critical depth, it depends upon channel to channel, channel cross section to channel cross section. For in here we are discussing right now is rectangular channel. So area becomes A equal to B into YC. It's quite simple. Top width becomes equal to B. Pretty easy. Critical condition that we have derived. I've been speaking English for long, sorry. So critical condition के लिए Q स्क्वायर T बाई जी ए क्यू क्या हो जाता है, ये 1 हो जाता है। तो क्रिटिकल कंडीशन हमने अभी तुरंत डिराइव किया था, तो वहाँ से डिराइव किया और उस चैनल सेक्शन के लिए अगर हम लोग अगर पूरा पढ़ें बी और टॉप विथ के बारे में पढ़ें तो इस पे अगर इस एरिया पे हम ये अप्लाई करेंगे तो हमारे कैलकुलेशन सिंपल हो जाएंगे। देखो वही किया है, एरिया की जगह बी इंटू वाई सी कर दिया। वाई सी क्यों किया, क्योंकि हमें निकालना ही है क्रिटिकल डेप्थ। तो क्रिटिकल डेप्थ निकालना है तो हम उसको वाई सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं जस्ट फॉर ईज। सो वहाँ से हमने कैलकुलेट किया तो उसमें हमें y की वैल्यू आई क्यू, कैपिटल Q स्क्वायर बाय जी बी स्क्वायर।
अब डिस्चार्ज तो आपका अभी पूरे चैनल क्रॉस सेक्शन का आया, लेकिन जनरलाइज इक्वेशन की बात करें तो लोग पर यूनिट विथ फ्लो के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मान लो अगर फ्लो विथ चेंज भी हो रहा है तो हम लोग मीन्स ऐसे दो दो फ्लो विथ चेंज नहीं हो रहा है, अलग अगर हम दो दो अलग क्रॉस सेक्शन के बाद दो अलग रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए भी स्पेसिफिक एनर्जी निकाल रहे हैं तो हमारे लिए डिस्चार्ज पर यूनिट विथ के टर्म्स में समझना आसान होता है। तो डिस्चार्ज पर यूनिट विथ दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल क्यू इज इक्वल टू कैपिटल क्यू अपॉन बी, एंड व्हेन यू कैलकुलेट दैट आपको क्या मिलेगा, क्रिटिकल डेप्थ मिल जाएगा क्यू स्क्वायर बाई जी रेज टू द पावर 1/3। अब इस जगह पे तो क्रिटिकल डेप्थ मिला आपको, अब इस जगह पे हम अगर स्पेसिफिक एनर्जी की बात करें तो क्या होगा, तो स्पेसिफिक एनर्जी का टर्म कैसे चेंज होगा, स्पेसिफिक एनर्जी में हमारे पास क्रिटिकल डेप्थ आ जाएगा, क्रिटिकल वेलोसिटी आ जाएगी, डेप्थ हमने कैलकुलेट कर लिया, नेक्स्ट है वेलोसिटी कैलकुलेट करना, पर यूनिट विथ के साथ अगर डेप्थ को डिवाइड कर देंगे, पर यूनिट विथ के साथ जो फ्लो है अगर उसको वेलोसिटी उसको डेप्थ क्रिटिकल डेप्थ से डिवाइड कर देंगे तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी, और वो पूरा इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे तो ई सी इक्वल टू वाई सी प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2g वाई सी स्क्वायर हो जाएगा। और हमने एक और चीज़ डिराइव की थी, वाई सी इक्वल टू, ये देखो चैनल सेक्शन के लिए हमने क्या डिराइव किया था, वाई सी इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई जी टू द पावर 1/3 डिराइव किया था। तो वो इक्वेशन यहाँ लगा देंगे तो आपको एक यूनिक रिलेशन मिलेगा, एंड यूनिक रिलेशन इज critical energy for when you compare critical energy for a rectangular section, it comes out to be 3/2 of critical depth। ठीक है, अब ये याद रख लेना, क्योंकि ये हर बार आप ये डिराइव करने नहीं जाओगे, इस पे क्वेश्चंस डायरेक्ट आ जाते हैं। जहाँ तक मुझे याद है इंजीनियरिंग सर्विसेज में इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्ट, क्रिटिकल डेप्थ और वेलोसिटी, रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन दे दिया, आप इतना डिराइव करने बैठोगे तो एक क्वेश्चन में ही 10 मिनट लगा दोगे। तो इसलिए ये सब रिजल्ट्स याद कर लेना, अगर गेट का कोई प्रिपेयर कर रहा हो या इंजीनियरिंग सर्विसेज का कोई प्रिपेयर कर रहा है तो उसके लिए भी बेनिफिशियल हो जाएगा। सिंपल रिजल्ट्स रिमेंबर एंड यूज़। तो अभी हमने जो इसके अभी स्टूडेंट जो हमने देखा वो हमने देखा क्रिटिकल डेप्थ फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन। अगर ये सेक्शन ट्रायंगुलर हो जाएगा तो देखो मैं सारे सेक्शन के लिए डिराइव नहीं करने वाला हूँ, मैं 2 सेक्शन के लिए दिखा दे रहा हूँ कि आपको जो स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज होते हैं, अगर दूसरे सेक्शन के लिए आता है तो आपको उस सेक्शन का जियोमेट्री कैलकुलेट करने आना चाहिए, एंड यू विल बी एबल टू कैलकुलेट ईच एंड एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड। तो आपको ये मैं अभी ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए दिखा रहा हूँ। ट्रायंगुलर सेक्शन में m/1 का स्लोप है, m हॉरिजेंटल 1 वर्टिकल, और एरिया इक्वल टू a इक्वल टू m वाई सी स्क्वायर, ये सब मैंने पहले पढ़ाया था। सो आई वांट टू बी टेलिंग हाउ इट कम्स। सो क्रिटिकल कंडीशन का हम यहाँ पे इक्वेशन लगाएंगे तो क्यू स्क्वायर टी बाई जी ए क्यूब इक्वल टू 1, यहाँ पे टॉप विथ चेंज होगा, एरिया चेंज होगा, बाकी सब चीज़ सेम रहेगा। अगर चैनल का क्रॉस सेक्शन चेंज कर रहे हैं तो 2 चीज़ बदलती है, और 2 चीज़ वो क्या क्या बदलती है, फ्लो का जो टॉप वाला विथ है वो क्या है वो पता चलता है, और क्रिटिकल कंडीशन में एरिया का टर्म चेंज होता है। हमने वो कैलकुलेट किया तो इस केस में जो हमारे पास स्पेसिफिक एनर्जी की टर्म आई, वो स्पेसिफिक एनर्जी क्रिटिकल डेप्थ पे क्या थी, 5/4 ऑफ वाई सी था। अगर हम रेक्टेंगुलर को याद करो वो क्या था, 3/2 था, शायद 3/2 ही था, मुझे सही याद है 3/2 था, और ट्रायंगुलर के लिए 5/4 था। तो जो कॉमन सेक्शन है, आप मुझे तो जहाँ तक याद है वो ट्रायंगुलर और रेक्टेंगुलर ही पूछते थे एग्जाम्स में। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकाल के देख सकते हो, या आपके पास आपकी यूनिवर्सिटी के भी जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आपके पास अगर अवेलेबल हैं तो आप वहाँ से कॉमन सेक्शन के लिए डिराइव करके याद रख लो। इट वुड बी ईजियर फॉर यू टू यूज इट लेटर ऑन। अच्छा, फ्रॉड नंबर एट क्रिटिकल फ्लो, वो हमें पता है कि हर जगह फ्रॉड नंबर 1 ही होना है, बट फिर भी जो हम अगर उसको वाई सी के टर्म्स में रिप्रेजेंट करें तो कैसे लिख सकते हैं वो हमने लिख के दिया है। बट जनरल टर्म इज FR इक्वल टू V√G A/T, और क्रिटिकल पे तो FR 1 ही होना है, सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर अस।
तो अभी तक हमने एनर्जी के बारे में बात की, एनर्जी के बारे में जब बात किया, फोर्स के बारे में बात किया, अल्टरनेट डेप्थ, कॉन्जुगेट डेप्थ, ये सब चीज़ें हमने बताई। फिर बोला कि चैनल क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है, स्लोप चेंज हो रहा है, तो क्रिटिकल के पास इनस्टेबिलिटी हो जाती है फ्लो में, और फ्लो में अगर इनस्टेबिलिटी हुई, अगर फ्लो में आपकी इनस्टेबिलिटी हुई तो जो फ्लो डेप्थ है वो चेंज होते हैं। तो वो सब, ये सब होता क्यों है? तो ये होता है चैनल ट्रांजिशन की वजह से। अगर मान लो एक जगह से चैनल दूसरी जगह चैनल चेंज हो रहा है, तो वो वन ऑफ द रीजन्स हो सकते हैं फ्लो पैरामीटर चेंज होने के। अब देखो, और चैनल ट्रांजिशन कहीं तो मिस नेचुरली होता है, कहीं पे लोग पर्पसली करते हैं कुछ पर्टिकुलर चीज़ मेजर करने के लिए। तो चलो चैनल ट्रांजिशन के बारे में हम लोग थोड़ा समझते हैं। तो चैनल ट्रांजिशन, ए ट्रांजिशन इज द पॉइंट ऑफ ए पोर्शन ऑफ ए चैनल विथ वेरिंग क्रॉस सेक्शन। देखना, जो ट्रांजिशन है वहाँ पे क्रॉस सेक्शन हमारा चेंज हो रहा है, वेरिंग क्रॉस सेक्शन विच कनेक्ट्स वन यूनिफॉर्म फ्लो टू अनदर। अब क्या इसका मतलब है? जहाँ पे हम ट्रांजिशन हो रहा है उसके पहले हमारा फ्लो यूनिफॉर्म था, ट्रांजिशन के बाद भी हमारा फ्लो यूनिफॉर्म है, लेकिन ट्रांजिशन में चीज़ें बदल रही है। जैसे मान लो पहले क्रॉस सेक्शन हमारा रेक्टेंगुलर था, यूनिफॉर्म चल रहा था, अब हमें रेक्टेंगुलर से उसको ट्रेपेजॉइडल करना है, तो ट्रांजिशन जोन आएगा, ट्रांजिशन जोन में चीज़ें बदल रही होंगी, और फिर वो ट्रांजिशन जोन से बदल के ट्रेपेजॉइडल वाले में चला जाएगा, और जब ट्रेपेजॉइडल में जाएगा फिर वहाँ जाके फिर यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो इसमें जो डेफिनेशन अगर आप ट्रांजिशन का देखो तो क्या है, डेफिनेशन सेज दैट ट्रांजिशन इज द पोर्शन ऑफ ए चैनल विथ वेरिंग क्रॉस सेक्शन एंड दिस ट्रांजिशन कनेक्ट्स वन यूनिफॉर्म फ्लो टू अनदर यूनिफॉर्म फ्लो। पहला यूनिफॉर्म फ्लो रेक्टेंगुलर वाला था हमारे एग्जांपल में, दूसरा यूनिफॉर्म फ्लो हमारे केस में ट्रेपेजॉइडल वाला था। अगर दोनों को कनेक्ट करते हैं तो वो हमारा चैनल ट्रांजिशन का रीजन बनता है। दिस वेरिएशन ऑफ ए चैनल सेक्शन में बी कॉल्ड आइदर बाय रिड्यूसिंग और इंक्रीजिंग द विड्थ, चौड़ाई बढ़ाने घटाने से होगा, या चैनल को ऊपर नीचे करने से होगा। और सम यूजेस ऑफ, अभी मैंने आपको बताया कि चैनल ट्रांजिशन तो नेचुरली भी हो सकता है और कहीं पे पर्पसली करते हैं। क्यों करते हैं? हमें फ्लो को कंट्रोल करना है, हमें एनर्जी जो डिसिपेट हो रही है उसको कंट्रोल करना है, हमें वेलोसिटी कंट्रोल करनी है। मान लो हमें पता है कि इस पर्टिकुलर रीजन में, मान लो पहले पर्टिकुलर रीजन में सॉइल बहुत स्ट्रांग था, तो अगर वेलोसिटी हाई भी हुई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लोअर डाउन मतलब आगे के रीजन में जब फ्लो होगा, वेलोसिटी फास्ट होगी तो इरोजन हो सकता है, तो वेलोसिटी कंट्रोल करेंगे वहाँ पे। और कभी कभी हम लोग चैनल सेक्शन और अलाइनमेंट भी चेंज हो सकता है, तो अगर वो करना है, हम चाहते हैं कम से कम एनर्जी डिसिपेट हो, तो उसके लिए भी हम लोग इंजीनियर, जो हाइड्रोलिक इंजीनियर्स हैं, जो भी काम करते हैं, वो अप्रोप्रिएट ट्रांजिशन बनाते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है? व्हेन द चेंज इन क्रॉस सेक्शन डायमेंशन ऑफ द चैनल ऑकर्स, बोल रहा है कि व्हेन द चेंज इन क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन ऑफ चैनल ऑकर्स इन ए रिलेटिवली शॉर्ट लेंथ, देन द ट्रांजिशन इज टर्न एज सडन ट्रांजिशन। क्वाइट सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड। अगर बहुत सडनली ये ट्रांजिशन, बहुत कम समय के लिए ये ट्रांजिशन, बहुत कम समय मिला ये ट्रांजिशन के लिए, तो उसको सडन कहेंगे। अगर वो धीरे 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 हो रहा है तो उसे ग्रेजुअल ट्रांजिशन कहेंगे। तो चैनल ट्रांजिशन सडन कब होगा? देखो, अभी फ्लो जा रही थी, सडन कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तुरंत ही एकदम अचानक से फ्लो विथ कम हो गई। फ्लो विथ 10 मीटर की थी, अचानक से 3 मीटर हो गई। तो इसमें क्या, बहुत जल्दी वाटर को एडजस्ट करना पड़ा एकदम, और उसे समय ही नहीं मिला, उसे रियलाइज़ ही नहीं हुआ वाटर को कि, मतलब वाटर का जो फ्लो था उसको रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि फ्लो 15 से सीधे 3 हो गई। तो उस जगह पे ट्रांजिशन को सडन करते हैं। ग्रेजुअल कब है? क्योंकि जब धीरे 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 स्लोप बढ़ रहा है, तो जब फ्लो कम हो रही थी तो यहाँ से इसी रीजन से फ्लो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो गई थी, होते 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 पूरी कॉन्ट्रैक्टेड हो गई। तो इस केस में क्या था कि धीरे धीरे फ्लो कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी, और फिर जब वाइडन भी हुई, वापस से दूसरे यूनिफॉर्म फ्लो में जब मिलने लगी, तो भी जो आपका चैनल का चेंज है वो ग्रेजुअल एक्सपेंड हुआ। ठीक है, अब क्या है कि ये तो आपको तो मैंने जो ट्रांजिशन बताया वो क्रॉस सेक्शन चेंज होने की वजह से ही बताए थे। अब क्या हो सकता है कि लोकल कंस्ट्रक्शन, जो कॉन्स्ट्रिक्शन ऑब्स्ट्रक्शन इसकी वजह से हो रहा है। मतलब कोई ब्लॉक, मान लो कि जो चैनल सेक्शन बनाए थे वहाँ पे 2 ब्लॉक किसी और वजह से हमें माउंट करना पड़ा। मान लो वहाँ पे हमने फ्लो मीटर ही इंस्टॉल किया था या कुछ और इंस्टॉल किया था,
तो उसकी वजह से हमने लोकल ऑब्स्ट्रक्शन दे दिए फ्लो को। तो यहाँ पे भी आपका जो है चैनल चेंज होगा, चैनल ट्रांजिशन चेंज होगा, फ्लो प्रॉपर्टीज चेंज होंगी, और जो चीज़ें हमने पहले डिस्कस की। और अगर मान लो ब्रिज है तो ब्रिज का पियर है, देखो ये सर्कुलर बनना चाहिए बेसिकली, बट मैंने इलिप्स बनाया ताकि रेक्टेंगुलर और सर्कुलर सबको रिप्रेजेंट कर दे ये। तो अगर ब्रिज का पियर बना हुआ है तो उसकी वजह से भी फ्लो को कॉन्टिन्यूस पाथ नहीं मिलता है, फ्लो का पाथ चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज होता है, फ्लो विड्थ चेंज हो जाती है, वेलोसिटी चेंज हो जाता है, तो ये एक ट्रांजिशन जोन बन जाता है। अब जो हम एजम्पशन लेते हैं चैनल के ट्रांजिशन एनालिसिस में, अगर हम एजम्पशन लें, मतलब अगर हम फ्लो एनालिसिस करें तो उस फ्लो एनालिसिस में क्या क्या एजम्पशन लेते हैं। तो वाइल एनालाइजिंग चैनल ट्रांजिशन फॉलोइंग एजम्पशंस आर मेड। पहला एजम्पशन क्या है? पहला एजम्पशन है चैनल बेड इज हॉरिजेंटल एंड फ्रिक्शनलेस। चैनल का जो बेड है वो हॉरिजेंटल है और फ्रिक्शन नहीं है, मतलब कि टोटल एनर्जी लाइन, TEL, टोटल एनर्जी लाइन, मतलब टोटल एनर्जी लाइन, टोटल एनर्जी लाइन विल रिमेन पैरेलल टू चैनल बेड। जो टोटल एनर्जी का लाइन है वो चैनल बेड के पैरेलल रहेगा। ओके, दूसरा क्या है? देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी दैट टेक्स प्लेस बिटवीन एनी टू इन चैनल इन द सेक्शन। मतलब फ्रिक्शन को जैसे ही हमने बेड को फ्रिक्शन लेस माना तो उसी समय हमारा एजम्पशन हो गया था कि एनर्जी जो है कंजर्व रहेगी, मतलब दो पर्टिकुलर सेक्शन के बीच में कोई हेड लॉस या एनर्जी लॉस हमें नहीं देखने को मिलेगा। फाइनलाइज करते हैं सब कुछ। अभी जो फ्लो क्रिटिकल के बारे में पढ़े, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए क्रिटिकल फ्लो इन ए चैनल सेक्शन, स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम, डिस्चार्ज मैक्सिमम, स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम फॉर ए गिवन डिस्चार्ज, डिस्चार्ज मैक्सिमम फॉर ए गिवन स्पेसिफिक एनर्जी, फॉर ए रेक्टेंगुलर सेक्शन वेलोसिटी हेड इक्वल टू हाफ ऑफ हाइड्रोलिक डेप्थ, फ्रॉट नंबर इक्वल टू 1, और वो स्पेसिफिक फोर्स इज मिनिमम फॉर ए गिवन डिस्चार्ज एंड डिस्चार्ज इज मैक्सिमम फॉर ए गिवन स्पेसिफिक फोर्स। क्या क्या हमने पढ़ा? स्पेसिफिक फोर्स का इंपॉर्टेंट रिजल्ट पढ़ा, ए वाई बार प्लस क्यू स्क्वायर बाई जी ए, फ्रॉड वो फोर्स की वैल्यू, स्पेसिफिक फोर्स की वैल्यू, कंडीशन क्यू स्क्वायर टी बाई जी ए क्यूब इक्वल टू 1, हेंस डेप्थ corresponding to minimum specific force is called as critical depth. We have said it multiple times, तो ये सिंपल सी चीज है। अच्छा, अभी हमने बात हम लोग कर रहे थे ना कि चैनल ट्रांजिशन करते हैं तो कभी कभी हमें कुछ कुछ फ्लो मेजर करना होता है, वेलोसिटी कंट्रोल करनी होती है, या लॉसेस मिनिमाइज करने होते हैं, तो उसके लिए हम लोग चैनल को कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं। तो देखो उसमें से कुछ मीटरिंग फ्लो, मतलब मीटरिंग मतलब मेजर करने के लिए कुछ फ्लूम्स यूज होते हैं। तो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ द फ्लो may be obtained at certain section in an open channel where the channel bottom is raised by construction of a hump or channel in constricted by reducing its width, जो पुराने स्लाइड्स में देख रहे थे। At critical state of flow, the relationship between depth and other flow factors provide a theoretical basis for the measurement of discharge in open channels. तो क्या है कि जो आपका क्रिटिकल स्टेट ऑफ फ्लो है वहाँ पे डेप्थ और अदर फैक्टर्स जो हैं जैसे डिस्चार्ज एनर्जी, वो सब निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है, तो हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। देयरफॉर वेरियस डिवाइसेस फॉर फ्लो मेजरमेंट आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिकल फ्लो। सिंस हमें क्रिटिकल फ्लो के लिए बहुत सारी रिलेशनशिप मालूम है, आपने देखा कि चैनल क्रॉस सेक्शन के लिए रेक्टेंगुलर के लिए डायरेक्ट रिजल्ट मालूम थी, YC और EC को लेके सेम आपका ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए भी था, और क्रिटिकल डेप्थ में क्यू स्क्वायर टी बाई जी ए क्यूब इक्वल टू 1 था। तो हमें चीज़ें स्टैंडर्ड रिजल्ट मालूम है, तो अगर हम क्रिटिकल डेप्थ पे एनालाइज करें तो हमें आसान हो जाता है कैलकुलेशन करना। तो वेंचुरी फ्लेम का क्या है? वेंचुरी फ्लेम इज ए स्ट्रक्चर इन ए चैनल हैविंग अ कॉन्ट्रैक्टेड सेक्शन कॉल्ड ए थ्रोट फॉलोड बाय फ्लेयर्ड ट्रांजिशन सेक्शन टू रिस्टोर इट ओरिजिनल विथ। एक बार मतलब कॉन्ट्रैक्टेड सेक्शन आएगा, फिर वापस जाके वो दो यूनिफॉर्म को जोड़ते थे, याद हो तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन सेक्शन होगा थ्रोट पे, और बाद में जाके फ्लेयर ट्रांजिशन सेक्शन के बाद रिस्टोर हो जाएगा ओरिजिनल विथ। थ्रोट पे क्या है? ड्रॉप होगा वाटर सरफेस में, क्यों? फ्लो में चेंज होगी प्रॉपर्टी, ड्रॉप इन वाटर सरफेस इज रिलेटेड टू डिस्चार्ज, ठीक है। वेलोसिटी एट द थ्रोट इज kept less than critical
क्यों? देखो ये वेंचुरी फ्लूम का आइडिया है, तो ये आइडिया आपको ऐसे ध्यान रखना है कि वेंचुरी फ्लूम का आइडिया पूछा गया तो क्या बताएंगे। तो जो भी जिसने भी इसको डेवलप किया था उन्होंने बोला वेलोसिटी एट द थ्रोट जो है क्रिटिकल से कम रखेंगे तो स्टैंडिंग वेव या हाइड्रोलिक जंप नहीं बनेंगे। अभी नाम आपको मैंने हाइड्रोलिक जंप नहीं बताया, बट आप उसका इस्तेमाल यहाँ है, तो बस अभी के लिए आप याद रख लो वेलोसिटी एट फ्लो इज केप्ट लेस देन क्रिटिकल एंड सो दैट स्टैंडिंग वेव्स एंड हाइड्रोलिक जंप आर नॉट फॉर्म्ड इन द वेंचुरी फ्लेम एंड डिस्चार्ज इज ऑब्टेन्ड बाय मेजरिंग डेप्थ एट द इंट्रेंस एज वेल एज थ्रोट। देखो उसका फॉर्मूला क्या है, देखो एक स्कीमेटिक डायग्राम बना रहा हूँ कि बी था, आके बी एक पर्टिकुलर सेक्शन पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो एलिवेशन और दोनों एलिवेशन आपको दिखा रहा हूँ, एलिवेशन एंड प्लान। तो इस तरह से उनका आइडिया था कि फ्लो पहले नॉर्मल आ रहा है, यूनिफॉर्म आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट किया, बी हो गया, छोटा हो गया कॉन्ट्रैक्शन वहाँ पे, उसी वजह से हम मेजर कर पाएंगे और फिर जाके वो यूनिफॉर्म फ्लो में जाके फिर से कुछ सेक्शन बाद कन्वर्ट हो गया। तो डिस्चार्ज का इक्वेशन क्या है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं मैं आपको करा रहा हूँ, इसका बस आप फॉर्मुलेशन याद रखो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। सो डिस्चार्ज क्यू फ्लोइंग थ्रू द चैनल जो है, जो डिस्चार्ज क्यू फ्लो हो रहा होगा चैनल में, उसका जनरल फॉर्मुलेशन क्या है? जनरल फॉर्मुलेशन है Q इक्वल टू के इंटू ए बड़ा ए होगा आपका जो यूनिफॉर्म वाला में बड़े वाले एरिया में एरिया था, और कॉन्ट्रैक्टेड जो थ्रोट के पास है उसमें स्मॉल एरिया ए इस्तेमाल होगा। जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हाइट कैपिटल H इज द डेप्थ ऑफ फ्लो एट द एंट्रेंस सेक्शन, मतलब जो थ्रोट से पहले का पार्ट है, और थ्रोट में जो आपका इसको थ्रोट कहते हैं, गर्दन जो थ्रोट हमारा है ना, तो कैसे पतला हो जाता है यहाँ पे आके, तो उसी वहीं से ये थ्रोट का टर्म आया है कि इस लोकेशन पे थ्रोट रीजन है। और हम लोग यहाँ पे रेक्टेंगुलर सेक्शन के पहले जनरल फॉर्म हमने देखा, और जनरल फॉर्म के बाद क्योंकि मोस्ट ऑफ द चैनल सेक्शन जो जनरली लोग इंजीनियर्स कंस्ट्रक्ट करते हैं वो रेक्टेंगुलर करते हैं, तो इसलिए ये रिजल्ट आपको रेक्टेंगुलर के फॉर्म में भी ला के दी गई। अब वेंचुरी फ्लेम के क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे, आपको टर्म्स दिए होंगे, कैलकुलेट करके वैल्यू निकालनी है। दूसरा है स्टैंडिंग वेव फ्लूम, क्रिटिकल डेप्थ फ्लूम। इसमें क्या है, स्टैंडिंग वेव फ्लूम इज ए स्ट्रक्चर in a channel having narrowed throat with a hump at the bottom. These act as a broad crested weir, और थ्रोट के बाद जो है फ्लेयर्ड ट्रांजिशन, वो जैसे मैंने बोला कि फिर ट्रांजिशन बना के फिर रिस्टोर कर देते हैं ओरिजिनल विथ ऑफ फ्लो को। और एनी डिस्चार्ज जो इसके थ्रू फ्लो कर रहा है, देखो पिछले केस में हमने बोला था क्रिटिकल वेलोसिटी से कम रखने, इसमें क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा रखते हैं ताकि हमारा हाइड्रोलिक जंप और स्टैंडिंग वेव बने। और ये कब बने, जब डाउन स्ट्रीम एंड ऑफ रेट फ्लो, मतलब एकदम जब जहाँ पे फ्लो रेज किए हैं उसके पास का फ्लो क्रिटिकल हो। आप ये सब थियरी इसके बारे में याद रख लेना, क्वेश्चन में डायरेक्ट आता है। कंसेप्चुअली इसमें वही है जो हमने उतने देर से डिस्कस किया क्रिटिकल फ्लो वगैरह के बारे में। और इसका जो फ्लो का फॉर्मूला हो जाता है Q इक्वल टू CB/H3/2। अब देखो इसमें क्या लिखा है, सिंस द थ्रोट वेलोसिटी इज ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी द अपस्ट्रीम डेप्थ रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय डाउनस्ट्रीम डेप्थ वेरिएशन। तो बोल रहा है कि अगर सिंस मेरा ये क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा है थ्रोट पे वेलोसिटी, तो कल मैं डिस्टर्बेंस के टर्म्स में आपको क्रिटिकल वेलोसिटी बता रहा था। तो याद है जब आपको बोला था कि कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे और हमारा क्रिटिकल वेलोसिटी से अगर ज़्यादा है किसी पॉइंट पे वेलोसिटी, तो अप स्ट्रीम में आपको कोई असर ही नहीं होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, द अप स्ट्रीम डेप्थ रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय डाउन स्ट्रीम डेप्थ वेरिएशन until the downstream depth of submergence exceeds about 0.7 times of the upstream depth। अगर डेप्थ बहुत ज़्यादा डाउनस्ट्रीम में चेंज हो जाता है तब जाके अपस्ट्रीम को पता चलता है, अदरवाइज नहीं। In other words, as long as the downstream depth is below limiting value, that is 0.7 times the upstream depth, then the discharge through a standing wave flume depends only on the upstream head H at the section well upstream of the entrance। ठीक है, तो जो हमारा इक्वेशन हो जाता है therefore to determine discharge
द डेप्थ h इज मेजर्ड एंड द डिस्चार्ज q इज गिवन एज q इक्वल टू सी बी एच 3/2 h टू दी पावर 3/2। आपको यहाँ पे ये फॉर्मूलेशन याद रखना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन में आया तो आपको दे दिया जाएगा कि ये स्टैंडिंग वेव फ्लूम है, तो आपको b की वैल्यू ये है, h की वैल्यू ये है, या c की वैल्यू ये है, आप q की वैल्यू निकालो, नहीं तो दे देंगे q दिया हुआ है, आप हाइट की वैल्यू निकालो, दैट्स ऑल। तो मैंने ये बुक से आपका एक स्क्रीनशॉट लेके स्टैंडिंग वेव फ्लूम का एक प्लॉट बनाया। मोस्ट प्रोबेबली दिस यू वांट टू बी नीडिंग दिस, आपको ये ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बट स्टिल आई पुट इट ऑन द स्लाइड। तीसरा है पार्शियल फ्लूम, जो आपके सिलेबस में है। इसमें क्या होता है, द कन्वर्जिंग सेक्शन ऑफ द फ्लूम हैज़ ए लेवल फ्लोर। जो कन्वर्जिंग सेक्शन है वहाँ पे फ्लोर लेवल्ड होता है। द थ्रोट सेक्शन हैज़ ए डाउनवर्ड स्लोपिंग, जो थ्रोट मतलब जो कॉन्ट्रैक्टेड सेक्शन है, पतला वाला सेक्शन है, वहाँ पे डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्लोर होता है। while the diverging section slopes upward। तो देखो यहाँ पे ऐसे दिया है कि जो कॉन्ट्रैक्टेड सेक्शन है वहाँ पे स्लोप डाउनवर्ड्स होता है। देखो कॉन्ट्रैक्टेड सेक्शन के पास जब आ रहे हैं तो स्लोप डाउनवर्ड होता है, और जब कॉन्ट्रैक्टेड सेक्शन से नॉर्मल उधर जाने लगते हैं तो स्लोप अपवर्ड होता है, वही उसने लिखा है। Unlike an ordinary standing wave flume, the partial flume does not have a raised floor. The upward sloping floor in the diverging section facilitates the formation of a standing wave। मतलब जो अपवर्ड स्लोपिंग फ्लोर है, ये वाला जो रीजन है अपवर्ड स्लोपिंग फ्लोर, जो ये वाला जो रीजन है आपका अपवर्ड स्लोपिंग फ्लोर जो है डाइवर्जिंग सेक्शन में फैसिलिटेट करता है स्टैंडिंग वेव को, और उसमें डेप्थ डिस्चार्ज की जो रिलेशनशिप हो जाती है वो होती है Q इक्वल टू सी बी एच टू दी पावर n, वेयर C एंड n आर कैलिब्रेशन कांस्टेंट। तो अगर आपको ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपको ये सब वैल्यूज दी हुई होंगी, बट आई हैव फाउंड इट रेयरली गिवन दिस सिंपल क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन। रादर आपको क्या पूछा जा सकता है, तो पार्शियल फ्लूम का गोल क्या है, क्यों हम करते हैं, जैसे जो मैंने स्लाइड में लिखा है, कन्वर्जिंग सेक्शन है, लेवल फ्लोर है, ये सब चीज़ें आपको पूछी जा सकती है, बट टू रेयर टू आस्क दिस क्वेश्चंस बिकॉज इस सब्जेक्ट में आपके पास ऑलरेडी बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स के पार्ट हैं, तो दे वॉन्ट बी आस्किंग दिस क्वेश्चंस टू यू, बट स्टिल। तो ये आपका डायग्राम हो गया। फिर हमें ब्रॉड क्रेस्टेड वियर के बारे में पढ़ना था। तो डेफिनेशन क्या है, ए वियर विथ लॉन्ग एंड हॉरिजेंटल क्रेस्ट। वियर यही है आपका जो फ्लो आप देख पा रहे हो इमेज में, फ्लो कहीं पर से जब फॉल मतलब एक बड़े रीजन से कॉन्ट्रैक्टर सेक्शन में फ्लो हो रही है तो वो वियर का केस बनता है। और ये आपने फ्लूइड के केस में भी पढ़ा होगा, अदरवाइज नहीं तो आई डोंट नो, बट हेयर इट इज़। यहाँ पे आपको ब्रॉड क्रेस्टेड वियर के बारे में बता रहा हूँ। डेफिनेशन क्या है, ए वियर विथ ए लॉन्ग एंड हॉरिजेंटल क्रेस्ट, लंबा और चौड़ा क्रेस्ट है, एंड फ्लो बिकम्स नियरली क्रिटिकल, मतलब जो क्रेस्ट है इस रीजन में आके फ्लो नियरली क्रिटिकल बन जाती है। और डिस्चार्ज किस पे डिपेंड करता है, अप स्ट्रीम में जो वाटर का हेड है उस पर डिपेंड करता है। इसका फॉर्मूला याद कर लेना। मुझे याद है कि जब मैं इसका देख रहा था तो ये सब गेट में ये सब क्वेश्चन ऐसे आते थे। तो इसका जो डिस्चार्ज का फॉर्मूलेशन है, इट्स बेटर इफ़ यू रिमेंबर दीज थिंग्स बिकॉज दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। तो Q इक्वल टू सी डी इंटू बी रूट ओवर जी 2/3 टू द पावर 3/2। आई थिंक यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ शायद ये वैल्यू मैं एक बार ये क्रॉस चेक कर लूँगा। ये वैल्यू मुझे लग रहा है कि जहाँ तक याद आ रहा है इसमें शायद कुछ मिस्टेक है, बट आई विल चेक एंड सेंड इट टू यू। अगर सही होगा तो मैं अगले क्लास में बता दूंगा, नहीं होगा तो मैं सही वाला फॉर्मूला बता दूंगा, बिकॉज आई थिंक इसमें कुछ मिसिंग है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। ओके, नो वरीज, आई विल गिव यू द फॉर्मूला। सो द फॉर्मुलेशन फॉर ब्रॉडकास्टेड वियर मीन्स कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है कि फ्लो जो है आपका क्रेस्ट के पास आके फ्लो क्रिटिकल हो जाती है, और फ्लो क्रिटिकल होने की वजह से आप क्रिटिकल फॉर्मुलेशंस लगा सकते हो जो पिछले केसेस में हम लोग लगा रहे थे अलग अलग फ्लूम के केस में। और अगर हमें क्रिटिकल वाला चीज़ पता है तो हम डिस्चार्ज वहाँ पे पर्टिकुलरली हम निकाल सकते हैं। तो ब्रॉडकास्टेड वियर हो गया। अब हमने तो अभी तक डिस्चार्ज मेजर किया था, वेलोसिटी कैसे मेजर कर रहे थे, तो वेलोसिटी करंट मीटर से मेजर करते हैं। अच्छा, इसका प्रिंसिपल क्या है,
मेजर्स लोकल फ्लो वेलोसिटी यूजिंग ए रोटेटिंग एलिमेंट। कप या प्रोपेलर टाइप का एलिमेंट होता है, जैसे आपने ये विंड में भी देखा होगा कि विंड मिल्स के पास, विंड मिल्स में तो ऑटोमेटिकली मेजरमेंट करने के लिए होता है, लेकिन कहीं कहीं आप देखोगे ओपन एरियाज में ऐसे रोटेटिंग एलिमेंट लगे होते हैं जिससे कि आप एयर की वेलोसिटी मेजर करते हो। तो वेलोसिटी मेजर इज लाइक मेजरिंग फ्लो वेलोसिटी using a rotating element, mostly cup type or propeller type. Rotation rate is proportional to flow velocity and the calibration relationship is given by, जो calibration relationship है वो v equal to an plus b से दिया जाता है, जहाँ पे v आपकी local velocity है और n number of revolutions of that rotating element जो cup या propeller type है उससे, और a और b calibration constant है। और अगर आपको वेलोसिटी पता चल गई तो डिस्चार्ज इक्वल टू समेशन ऑफ वेलोसिटी इनटू एरिया फॉर डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस। ठीक है, ये सब चीज़ें सिंपल है, दैट इज़ व्हाई आई एम नॉट स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन दैट, बिकॉज ये कंसेप्चुअली बहुत डिमांडिंग भी नहीं है आपके पास, फॉर्मूला बेस्ड है, जस्ट आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी फ्लोट्स, मेजरमेंट मतलब जो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स के थ्रू जो मेजर करते हैं उसमें क्या है, मेजर सरफेस वेलोसिटी बाय ट्रैकिंग ए फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट ओवर ए नोन डिस्टेंस। सरफेस वेलोसिटी इज गिवन vs इक्वल टू एल बाई टी, वेयर एल इज द मेजर डिस्टेंस, ट्री ट्रेवल टाइम इज, इसमें कुछ स्पेशल है ही नहीं, तो इसमें मैं आपको क्या बताऊँ, these are all very simple thing. Surface velocity is just measured by vs equal to length, distance distance that the object has traveled as well as the time it has taken to travel. Average velocity is defined as k into vs, जो surface velocity है उससे average velocity determine करने के लिए correction factor यूज़ करते हैं 0.8 या 0.9 का, और वहाँ से v एवरेज निकाल लिया, और जब v एवरेज निकाल लिया तो हमने उस सेक्शन का q निकाल लिया। एक और तरीका होता है मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी यूजिंग हॉट वायर एनीमोमीटर। एनीमोमीटर जनरली विंड के साथ जहाँ तक मैंने यूज़ देखा था उसका, बट यू कैन यूज़ टू मेजर एनी फ्लो वेलोसिटी, एंड द प्रिंसिपल बिहाइंड दिस इज, जो प्रिंसिपल है इसके पीछे कैसे मेजर करता है ये, ए फाइन इलेक्ट्रिकली हीटेड वायर इज कूल्ड इन द फ्लो। क्या होता है कि इलेक्ट्रिकली हीटेड वायर को एयर फ्लो में या फ्लूइड फ्लो में, जिस भी फ्लो में है, आप उसको ठंडा होने देते हो इन कांस्टेंट टेम्परेचर एनीमोमेट्री फीडबैक कीप्स द वायर टेम्परेचर, जो टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, आपको पता ये आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा, मतलब बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। So in constant temperature anemometricity, feedback keeps the wire temperature approximately constant. The required electrical power increases with velocity. So calibration E square equal to A plus B U to the power n, ठीक है, और यहाँ पे आपके A और A B N एक्सपेरिमेंटल कांस्टेंट है और उसके बेसिस पे है। तो इस पे अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो मोस्ट प्रोबेबली आपको सारे पैरामीटर्स दे दिए होंगे, आपको वहाँ से चेंज इन ई वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मोस्टली इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, नथिंग मोर देन दैट। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। एंड एक बार समराइज कर दूं, आज हमने क्रिटिकल एनर्जी से शुरू किया था। क्रिटिकल एनर्जी डिफरेंट चैनल के साथ इस क्रिटिकल डेप्थ, स्पेसिफिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, अलग अलग क्रॉस सेक्शन के साथ क्या क्या वेरी कर रहा है वो हमने देखा। चैनल ट्रांजिशंस के बारे में समझा, क्या ग्रेजुअल है, क्या स्मूथ है। फिर हमने सोचा कि ये भी देखा था क्रिटिकल वाले मतलब जो स्पेसिफिक एनर्जी के केस में कि कहाँ डिस्चार्ज मैक्सिमम है, कहाँ पे डिस्चार्ज मैक्सिमम है, कहाँ पे एनर्जी मिनिमम है, क्या क्राइटेरिया होता है। वो सब क्राइटेरिया यूज़ करके हमने ये बोला था कि अगर ये सब क्राइटेरिया अगर क्रिटिकल एनर्जी का हमें पता है तो हम फ्लो मेजरमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और फ्लो मेजरमेंट यूज़ करने के लिए ही हम ट्रांजिशन सेक्शन प्रोवाइड करते हैं, और कभी कभी ट्रांजिशन सेक्शन नेचुरल भी हो जाता है, कभी कभी पर्पसली प्रोवाइडेड होता है गिवन द गोल दैट वी हैव। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज क्लास एंड दिस वीक्स क्लास। जो नेक्स्ट वीक है, नेक्स्ट वीक हम लोग मोस्ट प्रोबेबली वी विल बी गोइंग टू हाइड्रोलिक जंप, और बिफोर दैट अगर उसके पहले कुछ टॉपिक है तो वो देखता हूँ, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है। हाइड्रोलिक जंप पे डायरेक्ट जाएंगे या कुछ और पार्ट रिमेनिंग है। जो भी पार्ट रिमेनिंग होगा वी विल सी that we estimate those things, we read those things, but module 1 और module 2 I think is completed, पूरा हो गया है।
और हमारा ये अभी तक जो आपको चैनल से ओपन चैनल फ्लो का ही मोस्टली सेक्शन था, क्योंकि पहले आपको फ्लूइड पढ़ाया था और फ्लूइड के बाद अब मतलब फ्लूइड इंजीनियरिंग वाला पार्ट आपको शुरू में आया था जहाँ पे बाउंड्री लेयर वगैरह पढ़े थे। ये ओपन चैनल फ्लो का पार्ट है एंड अभी ओपन चैनल फ्लो का पार्ट बाकी है, बट आई थिंक दिस इज़ अ नाइस पार्ट दैट वी हैव कवर्ड टिल येट। और इसके आगे क्लासेस में मैं बाकी के पार्ट कवर करूँगा। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। हैव अ नाइस डे।